अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन वालों जरा बता दो, आवाज स्क्रीन सही आ रही है? ऑनलाइन वंस जरा कंफर्म कीजिएगा, आवाज स्क्रीन सब सेट है? ठीक है, थैंक यू। चलें जल्दी से हम एक जरा लास्ट क्लास में जो बात की थी उसको हम रिकॉल करते हैं और उसके बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास में टैक्स की बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टैक्सेशन यूके वेरिएंट की बात कर रहे थे। और ये यूके वेरिएंट टैक्सेशन का पेपर है, ये फाइनेंस एक्ट 2023 के लिए रेलिवेंट है। हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट 23 है इसके मुताबिक एग्जाम इन 4 एग्जाम सेशंस में होगा। मैंने आपको बताया था ये फाइनेंस एक्ट के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। तो डिफरेंट टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। आपने जो टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस की चीजें पढ़नी है वो फाइनेंस एक्ट 23 के मुताबिक होनी चाहिए। आप जो भी स्टडी टैक्स किट फॉलो करेंगे उस पे FA 2023 मेंशन्ड होगा, तो वो बुक्स आपके लिए रेलिवेंट होंगी। देर आफ्टर हमने पेपर फॉर्मेट की बात की थी। 3 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए 30 मार्क्स का, सेक्शन बी 30 मार्क्स एंड सेक्शन सी आपके पास 40 मार्क्स। जो 40 नंबर के सवाल आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चंस का हमें पता है कि एक इनकम टैक्स के एरिया से आता है, एक कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं 3 सिनेरियोज, इनके बारे में भी हमें मालूम है। एक सिनेरियो आपके पास कैपिटल गेन का है, एक आपके पास ये क्या चीज होती है, इनहेरिटेंस, और थर्ड क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन तीनों टॉपिक्स का एक एक सिनेरियो आता है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं इसके लिए कोई एरिया डिफाइंड नहीं है। पूरे टेक्स्ट के पेपर में से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात की थी। स्क्रीन पे देखे बगैर बता सकते हो कितनी टाइप्स हमने पढ़ी थी? 6। नंबर 1 कौन सी थी? कैपिटल गेन्स टैक्स। नंबर 2 इनहेरिटेंस टैक्स। नंबर 3 वैल्यू एडेड टैक्स। नंबर 4 इनकम टैक्स। नंबर 5 कॉर्पोरेशन। नंबर 6 नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। वेरी गुड। इनमें से फिर हमने डिफाइन किया था कि कुछ टैक्स की टाइप्स कैपिटल या रेवेन्यू में से कोई एक है, और सिर्फ एक ही ऐसी टाइप है जो दोनों में से कोई नहीं है। वो क्या चीज थी आपकी? वैल्यू एडेड टैक्स। ना तो कैपिटल टैक्स है ना ही रेवेन्यू टैक्स। अच्छा, यहाँ पे वर्ड मैंने सिखाया था, एक चीज समझाई थी, कैपिटल टैक्स को कैपिटल बेस्ड टैक्स भी कहा था, रेवेन्यू टैक्स को रेवेन्यू बेस्ड टैक्स भी कहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टैक्स लगने की रीजन क्या है? कैपिटल एसेट, कैपिटल टैक्स वो टैक्स जो किसी नॉन करेंट एसेट की वजह से लगे, रेवेन्यू टैक्स वो टैक्स जो किसी इनकम की वजह से लगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दोबारा से देख लेते हैं। कैपिटल गेन्स मतलब एसेट का डिस्पोज होना और उस पे जो गेन होना, उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस पे नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है इसलिए इसको कैपिटल टैक्स नाम दिया गया। सेकंड, इनहेरिटेंस टैक्स, एक पर्सन की डेथ के वक्त उसकी स्टेट, उसके नॉन करंट एसेट्स दूसरों लोगों में ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे IST लगेगा। एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको कैपिटल टैक्स नाम दिया गया। फिर इसके बाद हमने फर्दर 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमने कैपिटल गेन्स को और IST को डायरेक्ट भी कहा था, क्योंकि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है या इनहेरिटेंस टैक्स है डायरेक्टली एसेट्स की वैल्यू पे अप्लाई होता है। आपने एसेट जितने का बेचा, बेच के जितने का गेन हुआ, उस गेन वैल्यू पे आपका टैक्स लगना है। तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आपने एसेट ट्रांसफर किया, कितने का एसेट ट्रांसफर किया, तो उस ट्रांसफर वैल्यू ऑफ एसेट पे आपका IST लगना है। तो जहां पे डायरेक्टली एसेट्स की वैल्यू पे आपका टैक्स हिट हो रहा हो, तो ऐसे टैक्सेस को नाम दिया जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, और जो एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनको नाम दिया जाता है कैपिटल टैक्सेस। अब इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं भी इनकम कमाता हूं, आप भी इनकम कमाते हो, लेकिन हम इंडिविजुअल पर्संस हैं। लेकिन कंपनीज भी इनकम कमाती हैं, कंपनीज आर्टिफिशियल पर्संस हैं। हम जब इनकम कमाएंगे, हम टैक्स देंगे, तो हम नाम देंगे इनकम टैक्स का। लेकिन कंपनी जब प्रॉफिट्स कमाएंगी, कंपनी टैक्स देंगी, तो कंपनी कौन सा टैक्स दे रही होती है? कॉर्पोरेशन टैक्स। अब यहाँ पे मेरी कमाई की इनकम पे टैक्स लग रहा है, मैंने इनकम कमाई है, सो दैट्स अ रेवेन्यू बेस्ड टैक्स। इनकम टैक्स देखो किस हेडिंग में लिखा है आपकी, रेवेन्यू बेस्ड। इसी तरीके से कंपनी कमाई की इनकम पे टैक्स देगी, तो कंपनी के लिए जो कॉर्पोरेशन टैक्स है दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू टैक्स। और यहाँ पे आगे डायरेक्ट लिखा है, ये भी हमारे इनकम लेवल पे डायरेक्टली टैक्सेस अप्लाई होते हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट टैक्स नाम दिया। अब एक ऐसी एग्जांपल है जो ना तो रेवेन्यू है ना ही कैपिटल है, और वो कौन सी चीज है? वैल्यू एडेड टैक्स।
ये ना तो एसेट्स की वजह से लगता है, ना इनकम कमाने की वजह से लगता है, ना ये कैपिटल टैक्स है, ना ये रेवेन्यू टैक्स है। बल्कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला टैक्स तो इनकम की कंजम्पशन पे लगता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया था? इनकम कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है, आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करोगे, पैसा खर्च करोगे, इस पैसा खर्च करने में आप शॉपिंग कर रहे हो, खाने खा रहे हो, होटलिंग कर रहे हो, 10 तरह की फैसिलिटीज अवेल कर रहे हो, तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इज बेसिकली आपका नीदर टाइप में आता है, ना तो वो कैपिटल है ना ही रेवेन्यू है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। प्लस इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं आके लगता, बल्कि इनडायरेक्टली लगता है। इसके लिए मैंने ऐसे समझाया था कि मैन्युफैक्चरर से वैट ट्रांसफर होता है होलसेलर पे, होलसेलर से ये वैट ट्रांसफर होता है आपके रिटेलर्स पे, और रिटेलर्स से घूमता हुआ हमारे ऊपर आता है, और हम कौन लोग होते हैं? एंड कंज्यूमर्स। तो जहां पे एक पूरा वैट साइकिल फॉलो करने के बाद ये टैक्स हमारे ऊपर आए, तो हम इसको नाम देंगे इनडायरेक्ट टैक्स का। फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी डिस्कशन की थी, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, HMRC इज द नेम ऑफ द बॉडी, नेम ऑफ द टैक्स बॉडी इन यूके। इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और मैंने आपको बताया था ये सिर्फ HMRC की नहीं, किसी भी कंट्री की कोई भी जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होगी, ये तमाम उसकी जिम्मेदारियां होंगी। और सिर्फ यही नहीं होंगी, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। देयर आफ्टर हमने इन दो टर्म्स के बारे में बात की थी, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। देखो, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे तो ये उनके लिए नई चीजें होंगी, लेकिन जो लास्ट क्लास में थे वो उनके लिए सिर्फ ये रिकॉल दे रहा हूं, एक रिकैप दे रहा हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था। टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। दोनों में रहते हुए टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी होती है दोनों के अंदर। लेकिन एक जो तरीका है वो इलीगल है, दूसरा तरीका लीगल है। तो इलीगल एक्टिविटी कौन सी है? टैक्स इवेजन, दैट्स एन इलीगल एक्टिविटी। और टैक्स अवॉइडेंस को एट टर्म्स क्या बोला जाता है? टैक्स प्लानिंग। यहां पे आप अपने फेवरेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। एक चीज, एक काम करने के तीन, किसी जगह पहुंचने के तीन डिफरेंट रूट्स हैं। डेस्टिनेशन एक ही है लेकिन तीन डिफरेंट रूट्स हैं। आप अपने लिए हमेशा यकीनन वो रूट सेलेक्ट करते हो जो आपके लिए कम डिस्टेंस हो, जो आपके लिए इजी हो, जहां पे ट्रैफिक कम हो, यानी कि आप अपने लिए फेवरेबल रूट सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे भी लेट्स से एक काम करने के, एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के 2 से 3 ऑप्शंस हैं। अब वो किसी के लिए ऑप्शन 1 सुटेबल रहेगा, किसी के लिए ऑप्शन 3 रहेगा, किसी के लिए ऑप्शन 2 रहेगा। तो जहां पे इस तरह के पॉसिबल ऑप्शंस में से आप कोई फेवरेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, दैट इज टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग। इसमें रहते हुए आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, और ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है। याद है? क्लियर है भाई सब? आवाज नहीं है, क्लियर है सारे? दिस वन, टैक्स अवॉइडेंस इज यूजिंग द टैक्स रिजीम टू ओन एडवांटेज। यही तो मैंने आपको उर्दू में भी तर्जुमा करके बताया कि आप इसमें से अपने हिसाब से जो फेवरेबल ऑप्शन होते हैं, जब उसको सेलेक्ट करते हो, दैट इज टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। ये एक स्लाइड रहती थी, मैं इसको अभी भी डिस्कस नहीं कर रहा, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बाद हमने अपना एक बेसिकली एक टॉपिक स्टार्ट किया था, और ये था इनकम टैक्सेस का। इनकम टैक्सेस, या जिसे पर्सनल टैक्सेस भी कहा जाता है, इनकम टैक्स या पर्सनल टैक्स, जब किसी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन, देखिए आज के हमारा जो रिकैप के बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, वो भी इसी से लिंक्ड है भाई। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन को इनकम टैक्सेस कहा जाता है। हमारे लिए इनकम टैक्सेस एक फिस्कल ईयर की बेस पे कैलकुलेट होंगे। फाइनेंस एक्ट 2023 है, इसमें कोई दो राह नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2023 है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन के लिए वर्ड फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर यूज किया जाता है। तो हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर 23-24 है। इसकी स्टार्ट डेट 6 अप्रैल 23 है, और एंड डेट 5 अप्रैल 24 है। हम तमाम कैलकुलेशन इनकम टैक्सेस में, इनकम टैक्सेस में रहते हुए तमाम कैलकुलेशन इन डेट्स के हिसाब से कर रहे होंगे, और इन डेट्स के हिसाब से इस फिस्कल ईयर के मुताबिक कौन से बच्चे सारी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, जो भले जून में पेपर दे रहे हैं, जून 24 में, सितंबर 24 में, दिसंबर 24 में, या मार्च 25 में, उन सब के लिए इनकम टैक्सेस में फिस्कल ईयर 23-24 रेलिवेंट है। फिर इसमें हमने बात की थी कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को फाइंड करने के लिए उसके सोर्सेस के बारे में जानना जरूरी है। आप यूके में हो, आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप अपने सोर्सेस ऑफ इनकम देखोगे। और हमने यहाँ पे एक चीज डिसाइड की थी कि मैक्सिमम किसी भी पर्सन के 6 सोर्सेस हो सकते हैं। वो 6 सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। अब थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं।
प्रॉपर्टी इनकम का कुछ और नाम भी रखा था, रेंटल इनकम। नोट्स है ना सबके पास? अगर हाथों में तकलीफ ना हो तो लिख लीजिएगा प्लीज। प्रॉपर्टी इनकम को रेंटल इनकम भी कहा जाता है। अच्छा जी, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट इनकम। नंबर 3 ट्रेडिंग, इसका भी कोर नाम रखा था बिजनेस इनकम। ट्रेडिंग इनकम इज आल्सो टर्म्ड एज बिजनेस इनकम। फिर उसके बाद आगे इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट को ऑब्लिक स्लैश करके क्या लिख सकते हैं? सेविंग्स इनकम। इंटरेस्ट इज आल्सो टर्म्ड एज सेविंग्स इनकम। फिर आ गया भाईजान डिविडेंड, और फिर आ गई पेंशन इनकम। तो किसी भी पर्सन की टैक्स कैलकुलेशंस के लिए उसके सोर्सेस के बारे में जानना जरूरी है, और मैक्सिमम 6 सोर्सेस हो सकते हैं। इन 6 को एडअप करके एक साथ टैक्स निकाला जाएगा। हर हेड पे, हर सोर्स पे अलग अलग टैक्स नहीं निकलेगा। तमाम को एडअप करके हम जाएंगे टोटल पे, और टोटल में से फिर एक पर्सनल अलाउंस जिसे टैक्स फ्री इनकम कहा गया। टैक्स फ्री इनकम सिर्फ मैंने अपने और आपके आसानी से समझने के लिए लिखा। ये टैक्स फ्री इनकम का वर्ड आपको अपनी बुक या किट में नजर नहीं आएगा। जो बुकिश वर्ड है, जो किट का वर्ड है, वो आपको क्या नजर आएगा? पर्सनल अलाउंस। तो टोटल इनकम में से एचएमआरसी ने बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम कुछ अमाउंट तक तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। उस अमाउंट को क्या नाम दिया गया? टैक्स फ्री इनकम, पर्सनल अलाउंस बोला गया। और हमारे रेलिवेंट फिस्कल ईयर 23-24 के लिए पर्सनल अलाउंस की अमाउंट है 12570। ये फिक्स है। ये इस पूरे साल में कहीं भी हम पर्सनल अलाउंस यूज करेंगे, हम पूरे पेपर में जहां कहीं पर्सनल अलाउंस यूज करेंगे, दैट विल बी 12570। टोटल इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और टैक्सेबल इनकम वो अमाउंट है जिसपे अब टैक्स रेट्स लगने हैं। अब अगले स्लाइड पे देख लो, टैक्सेबल इनकम वो इनकम है कि जिसपे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, छोटा सा स्टेरिक साइन दिया हुआ है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिसपे टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो जाएगी। वालेकुम फरहान, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है? बाकी मिलते हैं क्लास के बाद, ठीक है? तो फिर हमने बात की थी कि भाई पूरे टैक्स में इनकम टैक्सेस के पर्पसेस के लिए कोई भी बंदा जब अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा तो वो 3 तरह के रेट्स उस पर अप्लाई हो सकते हैं। एक है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है 45%। मैं अगर 20% पे टैक्स दे रहा हूं तो मेरा स्टेटस क्या होगा? पूरा नाम बोले, बेसिक रेट टैक्स पेयर। हमने लिखा था बीआरटीपी। आप 40% पे टैक्स दे रहे हो तो आपका स्टेटस क्या हुआ? हायर रेट टैक्स पेयर हो आप। और अगर ये वाले भाई जो अभी आए हैं, आपका नाम प्लीज? रोहान। रोहान भाई अगर 45% पे टैक्स दे रहे हैं यूके में, तो इनका स्टेटस क्या होगा? एडिशनल रेट टैक्स पेयर। लास्ट क्लास में थे? चलो आज। तो हमने यहां पे बात की कि ये जो टैक्स रेट्स हैं ये बैंड्स की फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। इसको हमने समझा था, डिफरेंट 8 क्वेश्चंस किए थे, 8 एग्जांपल्स की थी। मेरे दोस्तों याद रखना, अगर किसी की इनकम 50,000 है, पहली बैंड से तो ज्यादा है, 37,700 से ज्यादा है, सेकंड के इन बिटवीन है, 37,701 से 125,140 के इन बिटवीन है 50,000 लेट से, तो हम क्या डायरेक्टली 40% लगा देंगे? हमने ये चीज सीखा था, हम लिमिट्स को फॉलो करेंगे। उस 50,000 में से शुरू की इनकम 37,700 तक की इनकम पे हम कितना रेट लगाएंगे? 20%। कैलकुलेटर उठाओ जरा। अब 50,000 में से अगर 37,700 पे हमने 20% लगा दी तो बाकी इनकम बची कितनी? 50,000 माइनस 37,700, 12,000। 12,300 पे कितना टैक्स लगेगा? 40% का। यानी कि इस इनकम में से जितनी भी इस बैंड में फॉल करेगी वहां तक 20%, एक्सिस पे 40%। और अगर सेकंड बैंड लिमिट से भी ज्यादा इनकम होगी, फॉर एग्जांपल 160,000, तो फिर आप बोलोगे कि 125,140 से ऊपर जितनी भी इनकम है 160 तक, इस पे कितना टैक्स लगेगा? 45%। तो इस तरीके से हम ये डिफरेंट बैंड रेट्स अप्लाई करते हैं। जो लास्ट क्लास में नहीं था और जो था भी तब भी भूल गया, कोई गम नहीं है, हम हर क्वेश्चन में आगे जाके इनकम टैक्स लायबिलिटीज फाइंड कर रहे होंगे, तो ये बार बार हमारे सामने चीजें आ रही होंगी। यहाँ तक सब क्लियर है भाई? लास्ट क्लास से लेकर अभी की डिस्कशन तक किसी के माइंड में कोई भी अनक्लैरिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज पूछ ले, शर्माइएगा नहीं। आई एम हेयर टू आंसर योर क्यूरीज। अगर आप दिल में सवाल रख के बैठे रहेंगे तो पढ़ाई का मजा नहीं आएगा।
तो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपको कुछ समझ ना आ रहा तो प्लीज बेफिक्र होके पूछिएगा। हम यहाँ पे सारे सीखने के लिए आए हैं, कोई भी सीख कर नहीं आया हुआ, राइट। तो आपने इसी से बेफिक्र हो जाना कि यार मैं उल्टा सीधा सवाल पूछूंगा तो दुनिया हंसेगी, तो हंसने दो भाई, खुद को क्लियर कर लेना। जी 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 बिल्कुल। हम एनआईसी के, देखो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या था वैसे, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। एनआईसी की तो वैसे बहुत सारी डिटेल्स है, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। उनमें से हर सोर्स ऑफ इनकम पे एनआईसी नहीं देना होता, उनमें से 2 सोर्सेस पे देना होता है। और वो किस तरीके से देना होता है, जब वो दोनों सोर्सेस हम पढ़े होंगे, एक एम्प्लॉयमेंट दूसरा ट्रेडिंग, तो वहां जाके एनआईसी की डिटेल हम डिस्कशन कर रहे होंगे, राइट। चलें जी आगे जरा हम अपने बढ़ते हैं फॉर्मल डिस्कशन की तरफ। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट याद हो तो मेरे दोस्तों, इस फॉर्मेट में से हम बेसिकली ये वाला एरिया पढ़ने जा रहे हैं। हम पहला सोर्स ऑफ इनकम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या भजन, प्रॉपर्टी इनकम। हम ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये 6 सोर्सेस है ना, ये अलग अलग स्टोरीज हैं। हमारा प्रॉपर्टी इनकम ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ लेंगे 10 मिनट में पढ़ लेंगे। हमारी आज की क्लास, हमारी अगली क्लास, हमारी 2-2.5 क्लासेस इस टॉपिक पे जाएंगी। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट इनकम आपका 2 से 3-4 क्लासेस का पार्ट है। ट्रेडिंग इनकम में भी इतना टाइम लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो इनकम टैक्सेस का एरिया है, ये हमने 16 मार्च को शुरू किया था, 16 अप्रैल तक पढ़ेंगे। एक महीना तो हमारा इनकम टैक्सेस में लग जाएगा। अराउंड 50 to 55% एरिया ऑफ दिस सिलेबस इनकम टैक्सेस ही है। तो ये लेंदी इसलिए क्या, इसमें जो 6 डिफरेंट सोर्सेस हैं, इनकी अपनी डिटेल्स हैं, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप चैप्टर्स बोल लो। तो आप जरा देखो, आपकी जो एक सीक्वेंस है उसके मुताबिक कौन से पेज नंबर पे प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट हो रहा है। आपको इंडेक्स भी शुरू में दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो पेज नंबर 9 से आपका प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट हो रहा है। अब एक चीज गौर करना, इधर देखिएगा प्लीज, यहां जो प्रॉपर्टी इनकम के सामने अमाउंट प्लेस की जाएगी ना, इधर देखें, प्रॉपर्टी इनकम के सामने सोर्सेस ऑफ इनकम में, इनकम शीट में सोर्सेस ऑफ इनकम को हम क्या बोल सकते हैं अपने पास, इनकम शीट। क्या कह सकते हैं, इनकम शीट ऑफ पर्सन में हम सोर्सेस ऑफ इनकम लिखते हैं। ये लिख लें आप अपने पास, इसको इनकम शीट भी कहते हैं। इनकम शीट में हम सोर्सेस ऑफ इनकम को लिखते हैं। एक इनकम शीट जब बनती है ना, जिसमें सोर्सेस ऑफ इनकम रिपोर्ट किए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारो, यहां पे जो अमाउंट आएगी ना प्रॉपर्टी इनकम की, हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इनकम की अमाउंट आएगी, हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रॉपर्टी इनकम which is to be placed in the income sheet in the sources of income. I repeat, we are going to find this amount termed as property income which is to be placed in the income sheet of the person as sources of income. ये पहला सोर्स हमें किस तरीके से मिलता है, इस एक सिंगल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम अपनी 2 क्लासेस इस पे कुर्बान करने जा रहे हैं। तो इसकी वर्थ समझें, ये एक डिटेल टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में रहते हुए हम ये अमाउंट फाइंड करना सीखेंगे, जिसको सोर्सेज ऑफ इनकम का पार्ट बनाना है। यहाँ पे क्लियर है भाई सारे लोग। अब आ जाए जरा अपने पास, पेज नंबर 9 आप लोगों ने बताया नोट्स का खोल लें जरा, ये टॉपिक मेरे सामने आ गया। ये हमारा इनकम टैक्सेस का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर। बहुत धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली उंगली पकड़ के चलाऊंगा आपको। हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को, उसका ही एग्जाम्पल करेंगे, उसका सवाल करेंगे, फिर अगली बात करेंगे। आप अगर नोट्स को पलट के देखो, आपको इसमें यही चीज नजर आएगी कि यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, फौरन से प्रैक्टिस क्वेश्चन आया। जरा जाओ पेज नंबर 11 पे, आपको जाकर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक टेबल सा बना हुआ है, राइट। उसके बाद फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ पेज 12 पे, और उसी पेज पे आपको सवाल नजर आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, फिर पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो आप अब यहां से समझ लो कि हम टेक्स्ट में बैठ के सो नहीं रहे होंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के फौरन से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे। और सवाल करने के लिए भले कोई पहले ही सवाल क्यों ना हो, मैं आपको टाइम दूंगा, ताकि ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस इनहेंस करने के लिए। मैं कॉन्सेप्चुअली पूरी डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा 2-4-5 मिनट जितना रिक्वायर्ड होगा। आपने उस क्वेश्चन में भरपूर अपनी एफर्ट करनी होगी, जितना भी, जो भी, जैसा भी समझ में आपने करना होगा, फिर हम साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है सारे लोग। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पास। प्रॉपर्टी इनकम मेरे पास इनकम टैक्सेस का पहला टॉपिक है। प्रॉपर्टी इनकम इनकम टैक्सेस का पहला टॉपिक है। अगर आप इंडेक्स पे भी वापस खोल लो, एक थोड़ी सी चीज समझो, अपना माइंड क्लियर रखो। देखो आप पढ़ने क्या जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स पेज अपने सामने रखो। इंडेक्स पेज पे आपको एक चीज नजर आ रही है, इंट्रोडक्शन के बाद इनकम टैक्स की हेडिंग डाली हुई है।
अब इनकम टैक्स की ये सीक्वेंस हम फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी, और फिर ये इनकम टैक्सेस एंड हो रहा है नंबर 12 पे जाके। कहां पे जाके? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स लिखा है। तो ये जितने भी चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे ये सारे के सारे इनकम टैक्सेस के। तो अगर कोई आपको बोले ना कि इनकम टैक्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी इनकम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स तक ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड टैक्सेस। इनकम टैक्स का ये पहला टॉपिक प्रॉपर्टी इनकम। भाईजान प्रॉपर्टी इनकम एक फौरन से चीज अपने पास लिखो। ये प्रॉपर्टी इनकम हम कौन से फिस्कल ईयर के लिए सीखने जा रहे हैं? 23-24 विच स्टार्ट्स ऑन, ये बार बार हम डेट लिखेंगे ताकि हमें ये डेट मेमोराइज हो जाए। 6 अप्रैल 23 से फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल 24 पे एंड होगा। इस डेट को अपने पल्लू से बांध लें। हम जितने भी सवाल करेंगे उसमें इसके मुताबिक कैलकुलेशन सीख रहे होंगे। फिस्कल ईयर 23-24 स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अप्रैल 23 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 24। इस पूरे टाइम के लिए प्रॉपर्टी इनकम कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला पॉइंटर हमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी इनकम भाईजान वो इनकम होती है जो रेंटल इनकम होती है। इसको हम पहले भी जान चुके हैं। प्रॉपर्टी इनकम को क्या कहा जाता है? रेंटल इनकम भी कहा जाता है। ये मिलती कहां से? अर्न्ड बाय रेंटिंग आउट लैंड या बिल्डिंग, दोनों में से कोई भी या दोनों रेंट पे देके जो आपको इनकम मिलती है उसको रेंटल इनकम कहा जाता है। अगला पॉइंट बहुत हमारे लिए रेलिवेंट है। प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। हम सारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट। हम अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करते हैं या एक्रूअल बेसिस पे करते हैं? एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनकम या एक्सपेंस है जिस साल से रिलेट करता है उस साल में रिकॉर्ड कर दो। आप ये नहीं देखोगे कि सेल किए कैश मिला या नहीं मिला, एक्सपेंस किया क्या वाकई कैश में पे किया या नहीं किया, हम ऐसा नहीं देखते। हम अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल की बेसिस पे। मैचिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, मैचिंग बेसिस भी कहा जाता है। एक्रूअल इज आल्सो टर्म्ड एज मैचिंग, कि जिस साल की इनकम है उस साल से रिकॉर्ड करो, जिस साल के एक्सपेंसेस है उस साल में रिकॉर्ड करो, भले कैश मिला है या नहीं मिला, कैश पे किया है या नहीं किया। ये हो गया अकाउंटिंग का रूल। यही है ना भाई? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? इतनी अजीब नजरों से देख रहे हो मुझे सारे? यही है ना भाई? इसकी एग्जाम्पल ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर। इस दिन आपने क्रेडिट सेल कर दी 1 लाख की और कस्टमर को टाइम दिया 2 महीने का। अब ये साल का आखिरी दिन है, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर को। अब आपका कस्टमर आपको जो पेमेंट देगा लाख की वो 2 महीने बाद देगा। तो क्या सेल को आप 2 महीने बाद रिकॉर्ड करोगे या आज ही रिकॉर्ड करोगे? आज इसी साल में रिकॉर्ड कर दोगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यू हैवंट रिसीव्ड कैश। आप इसको आज ही रिकॉर्ड करोगे भले आपको कैश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं मैचिंग की बेसिस पे, एक्रूअल की बेसिस। लेकिन अब टैक्स का रूल सीखो। टैक्स में जो प्रॉपर्टी इनकम है ना, ये एक्रूअल की बेसिस पे नहीं बल्कि कैश बेसिस। एट टाइम्स एग्जामिनर को डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, रिसीट बेसिस भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं कैश को? रिसीट। लिखो, देखो मैं नहीं, अगर मैं नहीं लिखूं तो आपकी जिम्मेदारी, आप अपने लिए लिखो। ऑनलाइन वालों आप भी छोटे छोटे पॉइंट लिखो अपने पास। कैश बेसिस को रिसीट बेसिस भी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इस रिसीट बेसिस का? इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर 10,000 पाउंड पर मंथ के हिसाब से रेंट पे दिया हुआ है। इधर प्लीज गौर कीजिएगा 2 मिनट। एक पूरे फिस्कल ईयर में यहाँ पे कितने मंथ चल रहे होंगे? 12 मंथ्स। फिस्कल ईयर के 12 मंथ से मल्टीप्लाई करवाओ तो पूरे साल का रेंट बनता कितना है? 120,000। 10,000 is a monthly rental amount multiplying with the 12 months of the fiscal year. पूरे साल की रेंट की अमाउंट बनती है 1,20,000। मैंने कहा ये नहीं बोला कि मिली है 1,20,000। क्या लिखा हमने? बनती है। अब हम प्रॉपर्टी इनकम में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करें? क्या ये डायरेक्ट 120 रिकॉर्ड कर दे या चेक करेंगे कि इसमें से मिला कितना? मैंने कहा रिसीव देखेंगे इसमें से कितना हुआ। तो अगर रिसीव की बात करूं, 3 एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा इस 120 में से लेट से पूरा रिसीव हुआ 120, फिर हमें रेंटल इनकम कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए? 120। बनती थी 120, मिली भी इतनी, तो रिसीट बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे 120। अगर मैं बोलूं कि भाई सिर्फ 93,000 कैश मिला है ड्यूरिंग द ईयर,
तो आप कितने रिकॉर्ड करेंगे? भले बनती कितनी थी वो छोड़ दो, पूरे साल के रेंटल बनता कितना वो छोड़ दो, मिला कितना कैश फ्लो वो रिकॉर्ड करो 93,000। या मैं बोलूं कि यार 105,000 सिर्फ आपको पूरे साल में रिसीव हुआ, रिसीव में हमने तीनों अमाउंट्स एज्यूम किए, तो हम कितने अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 105,000। ये सारा कुछ हमने किसके अकॉर्डिंगली किया? इस पॉइंट के मुताबिक कि हम प्रॉपर्टी इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस का मतलब द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट व्हिच इज रिसीव्ड इन अ फिस्कल ईयर इज अकाउंटेड फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। ज्यादा क्लियर है सारे लोग? आगे ब्रैकेट में एक अजीब सी बात लिखी है, अजीब सी है, तो मैं इसको पढ़ भी नहीं रहा, जहां पे इसका काम आएगा वहां पे मैं इसको रीड आउट करूंगा, फिलहाल मैंने इसको हाईलाइट करके छोड़ दिया। लिखा यह हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी है, सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है कि जब प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे डील नहीं होती बल्कि एक्रूअल बेसिस पे डील होती है। छोड़ दे इस बात को, समझो हमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, जब इसका टाइम आएगा वहां पे गाइड कर दूंगा। अभी आप अपने माइंड में ये बिठाओ कि प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। अब कैश बेसिस में होता क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ऑल तो हमें मालूम है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैश बेसिस मींस दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस, दोनों चीजें, सिर्फ इनकम नहीं, दोनों चीजें, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड फॉर व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। के प्रॉपर्टी इनकम में रहते हुए इनकम हो या एक्सपेंस हो, कैश बेसिस में कैसे डील होगी? हम उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब कैश पे हुआ हो एक्सपेंसेस से रिलेटेड और कैश रिसीव हुआ हो इनकम से रिलेटेड, तो उसी वक्त हम सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिस तरह हमारे दोस्तों में डिफरेंट नाम होता है, घर वाले एक्चुअल नाम के साथ साथ एक निक नेम भी रख देते हैं, हमें डिफरेंट नामों से कॉल किया जाता है, राइट? इसी तरीके से एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है टेक्स्ट में रहते हुए डिफरेंट चीजों के डिफरेंट टर्म्स यूज करना। पूरे साल की रेंट की वैल्यू को हम डिफरेंट टर्म्स एलोकेट कर सकते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोग पढ़ें, जरा बाबास बुलंद पढ़ेगा। पहले क्या है? रेंटल वैल्यू, रेटेबल वैल्यू, एनुअल वैल्यू या एनुअल मार्केट वैल्यू। ये चारों में से कोई भी टर्म किसके लिए यूज की जाती है? रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज टर्म्ड एज के रेंट की, अगर मैं सिर्फ आपको रेंटल इनकम बता दूं और खुदा ना खास्ता एग्जाम में लिखा गया रेटेबल वैल्यू, आप बोलोगे या अल्लाह ये क्या चीज आ गई? तो हमें सारा कुछ याद होना चाहिए। रेंटल वैल्यू को रेटेबल वैल्यू कहा जाता है, एनुअल मार्केट वैल्यू कहा जाता है, एनुअल वैल्यू कहा जाता है। तो ऑल दीज फोर टर्म्स कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द रेंट फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पेज पे अगर जाऊं तो दो पिक्चर्स हैं बेसिकली कंपैरिजन में, और शायद ये पिक्चर्स आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ऐसा है नहीं है? क्या इन पिक्चर को देख के आपको कुछ बात समझ में आ रही है? दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों ही रेंट पे दी जा सकती हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देंगे कमर्शियल वाली तो वो ऑफिस के लिए मेनली होती है, ये बिजनेस प्रॉपर्टीज होती हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये रेजिडेंशियल रिहायशी घर, फ्लैट, विलास, ये इन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। तो अपने माइंड में ये भी सोच लो कि जो प्रॉपर्टीज रेंट पे देने की बात कर रहे हैं वो दोनों में से कोई भी हो सकती है। शायद आप कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे होगे, शायद आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे होगे, या दोनों दे रहे होगे। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को हम नॉन रेजिडेंशियल भी कहते हैं। लिखो अपने पास, कमर्शियल को स्लैश करके ऊपर नीचे इस पूरे डब्बे में, चाहे आपको ऑफिस की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दें, इसको क्या बोला जाता है आपको? नॉन रेजिडेंशियल। कमर्शियल हो गया, नॉन रेजिडेंशियल हो गया, एक ही बात है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमें इंडिकेट करें कि भाई ये रहने के लिए घर होगा, कोई फ्लैट होगा, कोई विला होगा, तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, हाउस, फ्लैट, विलास, all these are the residential properties. मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा एक छोटी सी डिस्कशन करने के बाद, तब आपको मजीद एक पॉइंट लिखवाऊंगा, तो हमें पता चल जाएगा कि why it is important to identify whether a property is a commercial property or whether a property is a रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हम डिफरेंस क्यों करते हैं ये हमें कुछ देर बाद वापसी स्लाइड पे आना होगा। अभी तो हमने सिर्फ डिस्कस की कुछ बेसिक बात है, मैं इस स्लाइड पे आके जब रेलेवेंट पॉइंट सिखाऊंगा तो हम एक और पॉइंटर भी लिखेंगे। यहाँ अगले पेज पे हो, फिर एक तस्वीर नजर आई हमें, यार दोनों तकरीबन एक ही जैसी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक का नाम क्या है? अनफर्निश्ड, और दूसरे का नाम क्या है? फर्निश्ड।
आप जब अपने घर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाते हो, वहां पे एक रूम बनाते हो, पहले तो वो रूम खाली होता है, पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया, प्लास्टर हुआ, पेंट हुआ, सारा हो गया। अब खाली कमरा जब होता है ना यार, कहते हैं अब घर में बात करते हैं यार, अब रूम को फर्निश करना है, ऐसे बोलते हैं ना, रूम को फर्निश कर रहा है। फर्निश का मतलब ये थोड़ी होता है कि इसमें अभी रंग रोगन करवाना है, वो तो हो चुका है। फर्निश का मतलब क्या होता है, अब इसमें कुछ एसिड्स फर्नीचर वगैरह ला के रखना है, कुछ एसिड बेड सोफास वगैरह ला के रखना है। इस बात को मायने में रखें, इन दोनों पिक्चर्स को देखें, बात समझ में आ जाएगी। अनफर्निश, खाली कमरा, खाली घर। फर्निश का मतलब घर तो है, लेकिन उसमें बेसिक एसिड्स एंड इक्विपमेंट्स, ये टेबल्स, ये कबर्ड्स, ये इस तरह की चीजें आपकी यहाँ पे है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, फर्निश्ड। जितने भी नॉर्मली आजकल ये बैरियर टाउन के फ्लैट्स है ना, अगर ये रेंट पे दिए जाए तो वहां पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है लैंडलॉर्ड के लिए। लैंडलॉर्ड किसे कहा जाता है, मालिक मकान। सही है, जो मैं इस सेंस में अगर रेंटल की बात करूं तो किसे कहा जाता है, लैंडलॉर्ड, मालिक मकान। तो वहां पे जो फ्लैट्स के लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपने अपने फ्लैट को फर्निश करके रेंट पे देना है। फर्निश का मतलब क्या होगा, कि उस फ्लैट के लिए बेसिक एसिड्स एंड इक्विपमेंट आप इंस्टॉल करोगे। फॉर एग्जांपल किचन में जो आपके वो जो स्टोव्स हैं वो आपने लगाने हैं, बेसिक फैंस लगाने हैं, मशीन को अगर फिट करनी तो ऑलरेडी आप ये तमाम एसिड्स आपके घर में मौजूद होंगे, तभी आप वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाएगी, उसे क्या नाम दिया जाएगा, फर्निश्ड। अगला वर्ड भी सीखो, रेंट पे देने को फर्निश्ड लेटिंग। रेंट पे देने को क्या नाम दिया जाता है, फर्निश्ड लेटिंग। फर्निश्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें तमाम एसिड्स। जब फर्निश्ड प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती तो उसे कहा जाता है फर्निश्ड लेटिंग। अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी का मतलब खाली घर हम दे रहे हैं, आने वाला खुद अपने तमाम एसिड्स और इक्विपमेंट्स लेकर आएगा, इंस्टॉल करेगा, अपने पंखे एसी फिक्स करेगा और रहेगा। हम उसको सिर्फ खाली घर दे रहे हैं। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाएगी, उसे नाम दिया जाएगा अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी, अनफर्निश्ड लेटिंग। फर्निश्ड लेटिंग और अनफर्निश्ड लेटिंग में होपफुली आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि अनफर्निश्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो खाली कमरे रेंट पे दिए गए, सच प्रॉपर्टीज एज टर्म्ड एज अनफर्निश्ड लेटिंग। और जब प्रॉपर्टी में बेसिक एसेट्स एंड इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करके प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया गया, सच लेटिंग इज टर्म्ड एज फर्निश्ड लेटिंग। इस स्लाइड पे भी मैं कुछ देर में वापस आऊंगा। देखो हम थोड़ी सी ना बेस बनाते हुए चल रहे हैं। मुझे ये तस्वीरें डालने का शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन है। मैं कुछ देर बाद कुछ पॉइंटर डिस्कस करके वापस यहाँ पे आऊंगा और हम कुछ पॉइंट यहाँ पे इसके लिए मजीद लिखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में हमें दो चीजें देखनी होंगी कि क्या प्रॉपर्टी कमर्शियल है, क्या प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, प्लस क्या ये अनफर्निश रेंट पे दी गई या फर्निश रेंट पे दी गई। ये तमाम बातें हमारे लिए रेलिवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं इन द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है जी भाईजान, हमने बात की प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट होती है कैश बेसिस पे, ये मिलती है बिल्डिंग्स को रेंट पे देने से, लैंड को, बिल्डिंग को। रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, और इसमें कमर्शियल भी हो सकती हैं, रेजिडेंशियल भी हो सकती हैं, फर्निश प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, अनफर्निश भी हो सकती है। ये तमाम पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। आगे बात करते हैं। एचएमआरसी ने हमें गाइड किया कि भाई एक फिस्कल ईयर के लिए एक लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करे। तो भाईजान तीन स्टेप्स हैं इसमें, 1, 2 एंड 3। और इन सब का टोटल, इधर देखिएगा प्लीज 2 मिनट के लिए, इन तीन स्टेप्स में रहते हुए जो प्रॉपर्टी इनकम फॉर द फिस्कल ईयर कैलकुलेट हुई, ये जो टोटल कैलकुलेट होगा, इसी टोटल को तो हमने इनकम शीट में लिखना है जाके। प्लीज रेफर करो इस टोटल को। इसी टोटल को तो यहाँ इनकम शीट में लाके लिखना है। ये बोला ना, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखे भाई, इस सोर्सेस ऑफ इनकम में जो प्रॉपर्टी इनकम के नाम से चीज आएगी, ये वाली जो अमाउंट हमने हाईलाइट की थी, दिस प्रॉपर्टी इनकम इज द सम ऑफ ऑल दीज: रेंट रिसीव्ड, टैक्सेबल लीज प्रीमियम, अलाउेबल एक्सपेंसेस। इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट हुई एंड टू बी प्लेस्ड इन इनकम शीट। अब ये तीन चीजें है क्या, आप देखोगे कि आपको पूरे साल में रेंट रिसीव कितना हुआ। देखो जब मैं साल का वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फिस्कल ईयर। तो मैं बार बार फिस्कल ईयर को मैं ईयर भी बोल दूं या मैं साल भी बोल दूं, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल ईयर। तो आप देखोगे
एक वर्ड हाईलाइट कर लो, आप देखोगे कि रेंट कितना रिसीव हुआ, एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, कैश में कितना रिसीव हुआ, कि एक फिस्कल ईयर में आपको रेंट कितना रिसीव हुआ वो आप यहां पे ऐड करवा दो, रेंट रिसीव इज एडिट। फिर आप टीएलपी रिसीव जो फिस्कल ईयर में हुआ, यहां भी रिसीव का वर्ड इंपॉर्टेंट है कि टीएलपी जो फिस्कल ईयर में रिसीव हुआ वो अमाउंट ले लो, यहां पे ऐड करवा लो। और पूरे साल में जो अलाउेबल एक्सपेंसेस आपने पे किए, पेड, इंकर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा, पेड, पूरे साल में जो एक्सपेंसेस पे किए फिस्कल ईयर में वो यहां से माइनस करवा लो। अब अगली बात गौर से सुनो, देखो टैक्सेशन में छोटी छोटी की पॉइंट्स होते हैं और यही हमारी जीत है अगर हमने इनको माइंड में बिठा लिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं लिखा, इसके साथ एक और वर्ड अटैच है, क्या नाम लिखा, अलाउेबल एक्सपेंसेस। वैसे तो दुनिया जान के खर्चा प्रॉपर्टी के लिए कर दोगे, लेकिन क्या सारे माइनस करवा लोगे, आंसर इज नो। जो प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन में एक्सपेंसेस माइनस होंगे वो कौन से होंगे, अलाउेबल एक्सपेंसेस पेड इन फिस्कल ईयर, तो अलाउेबल एक्सपेंसेस जो एक फिस्कल ईयर में पे हुआ वो माइनस कर सकते हो। तो इन तीन चीजों को एडअप करके आप अपने पास प्रॉपर्टी इनकम फॉर द फिस्कल ईयर फाइंड करोगे। तो दिस टीएलपी इज टैक्सेबल लीज प्रीमियम। आप अभी इतना माइंड में रख लें कि टैक्सेबल लीज प्रीमियम वुड बी एडिड टू योर रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस आपके यहां से माइनस होंगे। तो तीन चीजों को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम आएगी। डोंट वरी, ये एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, आगे जाके डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइम बिंग ये इनकम शीट में जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम जाएगी, उस प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन के लिए ये तीन स्टेप्स इनको हम फॉलो करेंगे। यहां तक क्लियर है सारे? आवाज नहीं है, सारे क्लियर है भाई? देखो भाई, अगेन याद करवा दूं, मेरा भी रोज है, आपका भी होगा, सही है? तो आपने बिल्कुल सुन नहीं बैठना, आप सुनोगे तो मैं भी हो जाऊं, क्योंकि आपकी शक्लें मेरे ऊपर भी असरअंदाज होती हैं, सही है? आगे बात करते हैं। अब हम इस तीन चीजों में से जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या चीज है भाई हमारे पास, अलाउेबल एक्सपेंसेस। इन तीन चीजें कौन सी है भाईजान, क्या पूरे फिस्कल ईयर में प्रॉपर्टी इनकम रेंट कितना रिसीव हुआ, पूरे फिस्कल ईयर में टीएलपी कितना रिसीव हुआ, पूरे फिस्कल ईयर में एक्सपेंसेस, अलाउेबल एक्सपेंसेस कौन से पे हुए। वो कौन कौन से अलाउेबल एक्सपेंसेस है इसकी एक लिस्ट हम डिस्कस करते हैं। जी कर दिया फातिमा। हम यहाँ पे अलाउेबल एक्सपेंसेस की बात करने जा रहे हैं। अगर अभी कोई यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करेगा तो अगले क्वेश्चन में जाके स्ट्रगल करेगा, बिकॉज अगले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इन्हीं अलाउेबल एक्सपेंसेस के बारे में है। पहले इस लिस्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। हमें अकाउंटिंग में दो तरह के एक्सपेंसेस सुनने को मिलते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू और दूसरे होते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग में भी ये एक्सपेंसेस होते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंटिंग में पीएनएल से माइनस होते हैं और कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाके ऐड होते हैं। यहां पे भी मोरलेस ये ट्रीटमेंट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड हैं। सर अलाउ का मतलब कहां से माइनस होंगे, अभी तो बताया, इनकम टीएलपी उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करें। तो अगर पूरे फिस्कल ईयर में आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस इंकर किया होगा तो इस प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन में से, इस प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन में से माइनस हो जाए। पूरे साल में अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस आपने पे आउट किया तो वो इस कैलकुलेशन से माइनस हो जाएगा। और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस माइनस किया तो वो यहां से, कोई कैपिटल एक्सपेंस इंकर किया तो यहां से माइनस नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी डिडक्टेड whereas capital expenses are not allowed. कुछ एग्जाम्पल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की हमारे सामने है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में लिखा है रिपेयर्स, रेनोवेशन, डेकोरेशन, रीडेकोरेशन, पेंटिंग, रीपेंटिंग वगैरह वगैरह भी हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस को हम कैपेक्स भी कहते हैं, क्या नाम देते हैं, कैपेक्स। कैपेक्स की एग्जांपल दी हुई है, किसी भी इंप्रूवमेंट को, किसी भी इनहेंसमेंट को, किसी भी एक्सटेंशन को, ये तमाम के तमाम किस चीज के एग्जांपल्स हैं आपके पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये तो होगी किताबी बातें। अब आओ जरा प्रैक्टिकली बात कर, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, आप लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या रहेगी। सारे लोग मेरी तरफ हैं। आपने गाड़ी खरीदी 3 टायर वाली, रक्षा नहीं है भाई, खरीदी गाड़ी है,
लेकिन जिस हालत में खरीदी उस जब आपने गाड़ी खरीदी तो उसकी हालत ये थी, उसमें 3 टायर थे, चौथे टायर की जगह नीचे ब्लॉक लगाए हुए थे। सही है, जिसने बेचनी थी। जब आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी की खरीदते वक्त कंडीशन ये थी कि उसमें 3 टायर्स थे। क्या इस हालत में गाड़ी चला सकते थे? चलाने के लिए, गाड़ी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए 4th टायर का इंस्टॉल होना जरूरी है। आपने गाड़ी खरीदी और ये 4th टायर इंस्टॉल करवाया। ये जो चौथा टायर इंस्टॉल करवाया, लगवाया, ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू? बोलो भाई। मैं तो रेवेन्यू बोलूंगा इसको। हाँ बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। इंप्रूवमेंट है, इन्होंने भी सही कहा, आपने भी सही कहा। मैं सबका पॉइंट कंक्लूड करता हूं, और आप और मैं तो गलत हो गए, वो भी बताता हूं कैसे गलत हो गए। जिन्होंने सही बताया पहले उनको जवाब दे लेते हैं। भाईजान, ये जो आपने गाड़ी चलाने के लिए खरीदी थी 3 टायर वाली, चलाने से पहले 4th टायर का इंस्टॉल होना जरूरी थी। तो आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए करते हो, ऐसे एक्सपेंस को क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल एक्सपेंस। आई रिपीट, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो किसी भी एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए किया जाए, सच एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंसेस। प्लस एक और भी डेफिनेशन होती कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे किसी एसेट की लाइफ, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी ये बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल एक्सपेंसेस। अनदर एग्जांपल, आप सो रहे थे रात में, आपके घर की दीवार, एक गाड़ी तेज हिट किया और दीवार टूट गई। कोई भाई साहब आए, हालत खराब थी उनकी थोड़ी सी, और उन्होंने गाड़ी हिट कर दी दीवार से। गाड़ी तो हिट हुई हुई, आपकी घर की दीवार भी टूट गई। अब आपने अगली सुबह उठा और प्लान किया, यार चलो मैं लेबर बुलाता हूँ, इस दीवार को कंस्ट्रक्ट करवाता हूँ, इसको जैसी थी इसको वैसी हालत में लेकर जाता हूँ, जैसे पहले थी इसको वापसी खड़ी करता हूँ दीवार को। ये कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू। क्यों? जो ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने, रेवेन्यू। लेकिन क्यों? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी एसिड को उसकी पहले वाली हालत पे ले जाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए किया जाए, तो ऐसे एक्सपेंस को क्या नाम दिया जाता है? रेवेन्यू। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो किसी एसिड को उसकी ओरिजिनल कंडीशन तक रिस्टोर करने के लिए इंकर किए जाएं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू कहा जाता है। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। अब आपने दीवार बनवाई, दोबारा रिपेयर करवाई, फिर आपने सोचा यार मैं इस पे ऊपर ना वो सिक्योरिटी वायर्स लगाता हूँ, वो खारदार तारें लगी, लोहे की तारें लगी होती हैं। आपने बोला यार हर दूसरे दिन कोई कूद के आ जाता है, चोरी करके चला जाता है, अब इस दीवार को छेड़ तो लिया, इस पे काम शुरू हो तो गया, चलो इस पे मैं सिक्योरिटी बार्स भी लगवा देता हूँ। पहले नहीं थी, अब सोच रहे हो लगवा देता हूँ। अगर लगवा दी तो उन बार्स का लगना कौन सा एक्सपेंस होगा? वो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? वो कैपिटल एक्सपेंस होगा। तो जहां पे एसिड को ओरिजिनल कंडीशन तक रिस्टोर करने के लिए दीवार का खर्चा था, आपने उसको तो रेवेन्यू कहा, लेकिन उसके बाद जो ओवर एंड अबव खर्चा हुआ उसको क्या नाम दिया गया? कैपिटल एक्सपेंस का। तो ये आपको बड़ा केयरफुली सोचना पड़ता है कि कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन में रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड है और कैपिटल एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। एक और बात बताऊं, ये एक्सपेंसेस अलाउड डिसअलाउड इस नेचर पे तो है, लेकिन क्या साथ में फिस्कल ईयर का देखना जरूरी होगा या नहीं? वो जरूरी होगा। अगर मैं बोलूं कि यकीन जानो हमने रेवेन्यू एक्सपेंस इंकर किया, कसम ले लो ये रेवेन्यू है, लेकिन वो किया फिस्कल ईयर से पहले या बाद में, तो क्या इस फिस्कल ईयर में उसको माइनस कर सकते हैं? भाई बाय नेचर तो रेवेन्यू है, लेकिन ये डेट्स भी देखना जरूरी है कि कोई भी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस अगर वो 6 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 24, द डेट्स ऑफ द फिस्कल ईयर 23-24 के इन बिटवीन इंकर हुआ होगा, तब वो अलाउड होगा, वरना डिस अलाउड हो जाएगा, और वो रेलिवेंट फिस्कल ईयर में अलाउड होगा जहां पे वो डेट फॉल कर रही हो। यहां तक क्लियर है सर? आगे बात करो। प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाया हुआ है, इंश्योर करवाने की वजह से अब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करना भी हमारे लिए एक अलाउएबल एक्सपेंस है। रेवेन्यू कैपिटल में सिर्फ ये वर्ड यूज होते हैं, इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस अपने नाम से हम पढ़ रहे होंगे, इसमें एक हमारे पास नाम आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी इज अलाउड। फिर भाईजान आपके घर भी वो पानी का बिल भेज देते हैं अचानक से, हमारे घर तो 3 महीने का एक साथ भेज देते हैं, या कभी 6 महीने भूल जाते हैं फिर एक साथ भेज देते हैं। तो ये काउंसिल टैक्स, वाटर टैक्सेस होते हैं, ये हर इलाके में जितने भी घर हैं वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं ये वाले बिल चार्ज कर रहे होते हैं।
तो इस तरह का बिल अगर कोई आ रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काउंसिल टैक्स या वाटर चार्जेस का, दैट इज अलाउड। अब आगे देखो, जिनके बारे में अलाउड या डिसअलाउड नहीं लिखा, ये तो सारे अलाउड है। ये कौन से एक्सपेंसेस ऊपर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? अलाउएबल एक्सपेंसेस। अगर कोई डिसअलाउड है तो उसके बारे में क्लियरली लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड, इसके अलावा बाकी जो चल रहे हैं सारे अलाउड है। एक वर्ड पहले हाईलाइट करो, एक्चुअल का डब्बा बनाओ, और दूसरा तीर का निशान बना लो। भाई आपने बिल्डिंग को, अहमद आलम, कोई भी अपनी खुद लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, वो बंदे की अपनी इंश्योरेंस होती है, इस तरह एसेट्स की भी इंश्योरेंस होती है। तो अगर आपने अपनी लैंड बिल्डिंग को इंश्योर करवाया हुआ है कि आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो मैं इसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लूं, तो वो जो आपने जब भी किसी एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई होती है, तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी को ईयरली कुछ अमाउंट पे भी कर रहे होते हो। तो उस अमाउंट जो हर साल इंश्योरेंस को पे की जा रही होती है, दैट इज टर्म्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इज दैट क्लियर अहमद आलम? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज। ओके, गुड इनफ। हमने एक्चुअल को भी हाईलाइट किया और बैड डेट को भी तीर का निशान बनाया। दोनों चीजों के बारे में दिखते हैं। बैड डेट को टैक्स में इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। अब खुदारा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना बैठ के कि सर इंपेयरमेंट लॉस तो IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स को कहते हैं, वो हमने रिपोर्टिंग में पढ़ा था। तो भाई ठीक है, आपने अपनी जगह सही पढ़ा था। ये F7 का जो स्टैंडर्ड है IAS 36, वो स्टैंडर्ड की बात नहीं करे। टैक्स वाले बस हर चीज इनको शो के हर चीज का डिफरेंट नाम रखने का, सही है। तो जिस तरह ये गेन ऑन डिस्पोजल को कैपिटल गेन कहते हैं, इस तरीके से ये बैड डेट्स जो हम अकाउंटिंग में बैड डेट पढ़ते हैं, उसको ये टैक्स में क्या नाम देते हैं? इंपेयरमेंट लॉस का, या इसको इंपेयर्ड डेट कहते हैं। तो टैक्स में इनको शो के डिफरेंट टर्म्स यूज करने का, ठीक है भाई, हम सीखेंगे इनके मुताबिक। इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयर्ड डेट्स कहते हैं। बैड डेट का वर्ड आपको नजर आएगा, और कभी इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयर्ड डेट नजर आ जाए तो इसका मतलब भी बैड डेट होता है। पहला फर्क अकाउंटिंग से मैंने आपको बता दिया कि टैक्स में ये टर्म्स यूज होती हैं। दूसरा फर्क समझो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम अकाउंटिंग में दो तरह के बैड डेट एक्सपेंस लेते हैं, एक एक्चुअल वाले और दूसरा प्रोविजन वाले। हम अंदाजे लगाते हैं कि यार ये वाला कस्टमर जो है ना, ये पैसे नहीं देगा, इसको बड़ी ईमेल्स कर ली है, इसको डेली कॉल कर ली है, इसको हमने अपनी पूरी टीम इसके पीछे लगाई हुई है, ये टोपियां करवा रहा है, 6 महीने से पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये वाला बंदा डूब जाएगा, इसका प्रोविजन बुक कर लो। तो हम एस्टिमेशन प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स अकाउंटिंग में तो करते हैं, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं ऐसी कोई भी हरकत टैक्स में अलाउड, टैक्स में किसी भी तरह का एस्टिमेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ जो बैड डेट होना चाहिए वो यकीनन कौन सा होना चाहिए? एक्चुअल बैड डेट एक्सपेंस इज अलाउड, प्रोविजंस फॉर बैड डेट इज डिसअलाउड। ये लिखा हुआ कहीं प्रोविजन का वर्ड? लिखो अपने लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डिसअलाउड। अंदाजे नहीं चलेंगे, पक्की बात चलेगी। जो पक्का बैड डेट है वो माइनस करो, अंदाजा माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सपेंस हमें कह रहे हैं, नेक्स्ट हमें कह रहा है एनी फी पेड फॉर टेनेंसी। टेनेंसी का मतलब क्या? बिल्डिंग खरीदने बेचने के लिए या रेंट पे देने के लिए? इधर गौर करें भाई वर्ड्स पे। एनी फी पेड फॉर टेनेंसी, टेनेंसी का वर्ड क्या है यहाँ पे? किसी प्रॉपर्टी को लेटिंग पर्पसेस के लिए, रेंटल पर्पसेस के लिए, उसके लिए वर्ड टेनेंसी यूज किया जाता है। अगर ये सारे खर्चे टेनेंसी के लिए हैं तो ये अलाउड होंगे। और खर्चे क्या दिए मैं, अब जरा बातों पे गौर करो। पहला क्या लिया हुआ है? लॉयर फी। दूसरा क्या दिया हुआ है? स्टेट एजेंट का खर्चा। तीसरा क्या दिया हुआ है? अकाउंटेंट। चौथा एडवर्टाइजमेंट। जरा गौर करना, क्या यही सारे खर्चे जितने भी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, क्या यही सारे एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में यूज नहीं होते क्या? भाई प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने में भी यही सारे खर्चे होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से ये रिलेटेड है तो ये फिर डिसअलाउड होंगे। ये अलाउड कब होंगे? जब ये सारे टेनेंसी के लिए होंगे। यही सारे खर्चे बिल्डिंग को खरीदने और बेचने में भी लगते हैं आपके, तब भी आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, तब भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ती है, लेकिन उसका हमारे प्रॉपर्टी इनकम से कोई लिंक नहीं होगा। हमारी प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन में से लॉयर की फीस हो, यानी कि आपका जो एक वो किरायानामा बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, वो लॉयर से अटेस्ट होता है,
कोई स्टेट एजेंट का खर्चा जो आपको टेनेंट्स ढूंढ के देता है, वो जो बंदा आपकी प्रॉपर्टीज का हिसाब किताब रखता है उसकी फीस, और जो एडवर्टाइजमेंट आप OLX पे डाल रहे हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, आप सोशल मीडिया पे ऐड दे रहे हो, इसमें भी कोई खर्चा इंकर कर रहे हो, तो अगर ये तमाम खर्चे आपने टेनेंसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के लिए इंकर किए होंगे तो वो अलाउड होंगे, वरना डिसअलाउड होंगे। जी जी, मैंने आपको बोला कि उसको हम अगर ये सारे खर्चे प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के लिए होंगे, उसका प्रॉपर्टी इनकम से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। उसका एक अलग टॉपिक से ताल्लुक होगा जिसे आप कैपिटल गेन नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं ये भी नहीं बता रहा कि इसका लिंक है कहां पे होगा, राइट? भाईजान, आप एक लैंडलॉर्ड हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के लिए लोगों से नहीं मिलोगे, टेनेंट से ही मुलाकात नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? क्या आप स्टेट एजेंट के पास नहीं जाओगे उससे मिलने के लिए कि यार ये मेरे प्रॉपर्टी है, जरा घर आके देखो, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाऊं, तुम्हें घर दिखाता हूं अपना, ये देखो, फिर इसको रेंट पे चढ़ाओ, इसको किराएदार ढूंढो, ये ढूंढ के मुझे दो। ये सारी टेनेंसी के लिए, प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के लिए आप अगर अपनी गाड़ी यूज कर रहे हो, आप यानी कि लैंडलॉर्ड अगर अपनी गाड़ी यूज कर रहा है और कोई भी ट्रेवल विच इज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, तो उस पे एक माइलेज अलाउंस की कैलकुलेशन भी होगी। माइलेज अलाउंस एक अलाउड एक्सपेंस होगा। आपकी गाड़ी है, आप उस गाड़ी को प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए यूज कर रहे हो, डिफरेंट लोगों से मुलाकात कर रहे हो, गाड़ी का फ्यूल जला रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड भी एक खर्चा, एक एक्सपेंस कैलकुलेट होगा और आपकी रेंटल इनकम से माइनस होना है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन ये, इसको मार्क करो, रेफर करो, माइलेज अलाउंस की एक पूरी स्टोरी पूरे टेक्स्ट में एक ही जैसी चलेगी, जिसको हम जाके एम्प्लॉयमेंट इनकम में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये देख लिया कि यस, इट इज एन अलाउड एक्सपेंस, mileage allowance is an allowed expense in property income. Why? Because the landlord is using the motor car and incurring few expenses for renting out the property. But इस mileage allowance की specific calculation हम employment income में जाके पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट भाई, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। ये RFR किस हेडिंग में नजर आ रहा है हमें? अलाउेबल एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस नजर आया जिसे क्या नाम दिया गया? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, RFR। इसके बारे में आओ जरा पीछे पेज पे मूव करते हैं। फर्निश अनफर्निश पे जो जरा बात और समझ में आएगी। अभी हमने वहां पे क्या टर्म सीखा अलाउेबल एक्सपेंसेस में? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, ये एक एक्सपेंस है, अलाउड एक्सपेंस है। सोच के जवाब देना। आपने खाली घर रेंट पे दिया था, अनफर्निश प्रॉपर्टी थी। फर्निश होने का मतलब उसमें एसेट्स का मौजूद होना, अनफर्निश का मतलब उसमें एसेट्स का मौजूद नहीं है, एसेट मौजूद नहीं है। तो और अब हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। फर्नीचर होगा तो रिप्लेस होगा, जब फर्नीचर ही नहीं होगा तो रिप्लेस क्या होगा? खाक। तो इधर पॉइंट लिखे, ये अनफर्निश में आपको ये वाला एक्सपेंस नहीं मिलता। अनफर्निश में आप बड़ा बड़ा करके लिखो, नो RFR, कि अगर प्रॉपर्टी अनफर्निश्ड होगी तो अनफर्निश प्रॉपर्टी के लिए रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ में एसिड्स का, फर्नीचर का रिप्लेस होना जरूरी है। और चीज रिप्लेस, अब आप ये, आपके पास मोबाइल है ही नहीं, आप बोले यार मैं मोबाइल रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस का मतलब होता है पुराना बेचा नया खरीदा। तो फर्स्ट टाइम खरीदने को रिप्लेसमेंट थोड़ी कहा जाएगा, या है ही नहीं चीज उस फर्स्ट टाइम खरीदी उसको रिप्लेसमेंट थोड़ी कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब, यहाँ पे खाली प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, अनफर्निश्ड लेटिंग थी, अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी के लिए ये वाला एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, इसमें ये वाला RFR नहीं आएगा। यहाँ तक सही है? क्या फर्निश प्रॉपर्टी के लिए आएगा? मैंने एक एरो का साइन यहां भी खींचा। आपकी जवाब में, आपकी यस में दम नहीं है भाई, कोई श्योरिटी नहीं है। सोच के जवाब देना। फर्निश प्रॉपर्टी के लिए क्या रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ होगा? कसम खा के लिख दें या मे बी
यस लिखे, वर्ड्स पे गौर करेंगे। पहले आंसर लिख लो। आप बोलोगे फर्निश प्रॉपर्टी के लिए नहीं हसीब, फर्निश प्रॉपर्टी के लिए शायद मे बी RFR हो। एक बात तो क्लियर है, अनफर्निश के लिए तो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ नहीं होगा। फर्निश प्रॉपर्टी पे शायद RFR मिले, कब? जब एसिड रिप्लेस होंगे, जब फर्नीचर रिप्लेस होंगे। रिप्लेसमेंट फर्नीचर का वर्ड ही हमें बता रहा है, फर्नीचर रिप्लेस होंगे तो ये एक्सपेंस मिलेगा। फर्निश प्रॉपर्टी पे तो अलाउड तो है। पहली कंडीशन RFR की हो गई कि प्रॉपर्टी फर्निश होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि ड्यूरिंग फिस्कल ईयर फर्नीचर का रिप्लेस होना भी जरूरी है। तो जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ का एक्सपेंस है ये अनफर्निश के लिए तो अलाउड नहीं होता, फर्निश के लिए भी अलाउड उस वक्त होगा जब ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर फर्नीचर रिप्लेस हुआ होगा। यहां तक क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल फर्नीचर खरीदा था, उस रिप्लेस किया था, इस दफा भी RFR ले रहे हो, पिछले साल भी लिया था, तो भाई जिस साल में फर्नीचर रिप्लेस होगा उस साल में RFR आएगा। अगर हर साल फर्नीचर रिप्लेस करे तो हर साल RFR ले लो। यहां तक क्लियर है भाई सारे लोग? अब आजे जी आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस में हमने यहां तक की बात की RFR की, और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए। हमने क्या बोला इसके बारे में? हमने कहा RFR अनफर्निश पे तो वैसे नहीं आएगा। अगर सवाल में लिखा हो ना कि एन अनफर्निश प्रॉपर्टी इज लेट आउट, फौरन से दिमाग किस तरफ जाना चाहिए? नो RFR। सवालों में लिखा होता है एन अनफर्निश प्रॉपर्टी इज लेट आउट, नो RFR। अगर इस तरह लिखो कि अ फर्निश प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो यहां तक पढ़ के आपने मे बी RFR सोचना है। ये नहीं सोचना कि फर्निश प्रॉपर्टी तो यकीनन लाजमी मिलेगा RFR, ऐसा नहीं। मे बी RFR सोच के फिर आगे पढ़ोगे कि ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर क्या वाकई फर्नीचर रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो ले लो, नहीं हुआ तो छोड़ दो। आगे बात करते हैं, मॉर्गेज की बात करते हैं। डिफरेंट कार लोन हो गया, डिफरेंट तरह के लोन की कैटेगरीज होती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की वजह से लोन लो तो ऐसे स्पेसिफिक लोन को क्या नाम दिया जाता है? मॉर्गेज। आई रिपीट, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी की वजह से लोन ले रहे हो तो ऐसे लोन को मॉर्गेज नाम दिया जाता है। प्रॉपर्टी की वजह मतलब क्या वजह हो सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड? मॉर्गेज इज अ लोन विच इज टेकन आउट टू परचेज और इंप्रूव द प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी को खरीदने या उसको इंप्रूव करने के लिए लोन लिया, ऐसे लोन को मॉर्गेज बोला जाएगा। या और टू परचेज एसेट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी आप खरीद या प्रॉपर्टी को नहीं इंप्रूव करें लेकिन प्रॉपर्टी में यूज करने के लिए आप क्या ले रहे हो? एसेट्स और इक्विपमेंट प्रॉपर्टी में रखने, और ये एसेट्स और इक्विपमेंट्स आप लोन लेकर खरीद रहे हो। तो इनमें से किसी भी वजह से लोन लिया जाए उस पे उस स्पेसिफिक लोन कैटेगरी को बोला जाएगा मॉर्गेज। भाई मॉर्गेज क्लियर है सबको? मॉर्गेज ऐसा लोन जो किसी प्रॉपर्टी की वजह से लिया हो, प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी में एसेट्स रखने के लिए, इनमें से कोई भी रीजन उसकी वजह से लोन लिया, ऐसे लोन को मॉर्गेज कहा जाए। अब कोई भी इतना अच्छा नहीं होता, जो भी फाइनेंस प्रोवाइडर होता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक होता है, बैंक अल्लाह के वास्ते हमें लोन नहीं देता। बैंक उस पे हमेशा क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। किसी भी तरह का लोन हो, भले वो मॉर्गेज ही क्यों ना हो, है तो लोन ना, इस पे इंटरेस्ट तो आएगा ही। अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी प्रॉपर्टी इनकम से माइनस हो या ना हो, ये डिपेंड करता है उस पिक्चर पे। आज जो हमने छोड़ी है, एक पिक्चर की तो डिस्कशन कर ली ना हमने। फर्निश अनफर्निश के बारे में पॉइंट लिख दिया ना कि अगर अनफर्निश होगा तो RFR नहीं मिलेगा, फर्निश होगा तो शायद RFR मिले। अब आ जाओ इससे पीछे वाले पे। मैं इन दो में अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वैसे स्टेटमेंट भी आपके सामने है, आप उस स्टेटमेंट को पढ़ो और यहां पे कुछ लिखने की कोशिश करो। एक्सपेंसेस की लिस्ट में से स्टेटमेंट पढ़ो और यहां पे आके कुछ समझने की कोशिश करो। जी को समझ आया? वहां पे कह रहे मॉर्गेज
इस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट आए या इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, वो अलाउड होना या डिसअलाउड होना, वो प्रॉपर्टी इनकम से माइनस करें या ना करें, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे बोल लेना, कह रहे कि मॉर्गेज इंटरेस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम प्रॉपर्टी इनकम से माइनस करें या ना करें, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। इफ अ प्रॉपर्टी इज, कुछ टर्म्स आपके सामने आएंगी, कमर्शियल, नॉन रेजिडेंशियल या फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग, इन तीन में से कोई भी कैटेगरी की होगी, तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो उस लोन पे कोई इंटरेस्ट या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये दोनों क्या होंगी, अलाउड एक्सपेंस होंगी। ये बात लिखी हुई है वहां पे भाई, साथ में एक्सपेंसेस वाली स्टेटमेंट भी आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसी भी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या किसी भी फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग से रिलेटेड आपने कोई लोन लिया, उस लोन पे आने वाला इंटरेस्ट या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये अलाउड एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो जाएगी इनकम से। और अगर यही प्रॉपर्टी आपकी रेजिडेंशियल हुई तो इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई लोन लिया, उस लोन पे आने वाला इंटरेस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये एक अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा, डिसअलाउड एक्सपेंस होगा। ये यहां भी लिख लें, अपने पास पिक्चर के साथ बातें लिख लें कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई लोन लिया, उस लोन पे आने वाला इंटरेस्ट, उस लोन पे आने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों डिसअलाउड एक्सपेंस होंगी। डिसअलाउड एक्सपेंस का मतलब ये अमाउंट्स प्रॉपर्टी इनकम से माइनस नहीं हो सकती, ये दोनों अमाउंट्स प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन से डिडक्ट नहीं करनी। लेकिन यहां पे बट करके कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ, जाओ स्टेटमेंट देखो जरा, सारे ऊंची आवाज में पढ़ो, बट करके क्या लिखा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज इंटरेस्ट या लोन को, लोन इंटरेस्ट को या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस किया गया, कमर्शियल वाले या रेजिडेंशियल वाले? रेजिडेंशियल वाले इंटरेस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिसअलाउ एक्सपेंस कर दिया गया, ठीक है, कर दिया, प्रॉपर्टी इनकम से माइनस नहीं करना इतनी अमाउंट को। लेकिन इस पे हमें एक अलग टाइप का रिलीफ दिया गया, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, बट it would give relief at basic rate and will deduct from ITL। तो हमें ये पिक्चर से बात समझ में आ गई कि इसका रीजन क्या था। बेसिकली दो ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका इनसे लिंक्ड है। आरएफआर का लिंक है फर्निश अनफर्निश होने से, आरएफआर का ताल्लुक है प्रॉपर्टी फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, और मॉर्गेज इंटरेस्ट का ताल्लुक है कि प्रॉपर्टी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, सॉरी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। यहां तक क्लियर है भाई? अब आए यहां पे जो स्टेटमेंट थी उनको भी एक्सप्लेन करूं। कह रहे कि मॉर्गेज इंटरेस्ट या लोन ऑब्टेनिंग कॉस्ट, जिसे मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखा ना, वो क्या चीज है बेसिकली, लोन ऑब्टेनिंग कॉस्ट, ये अलाउड होंगी अगर ये वाली कैटेगरी हो, और यही चीजें आपकी डिसअलाउड होंगी अगर ये वाली कैटेगरी हो प्रॉपर्टी की। तो हमने कहा मॉर्गेज इंटरेस्ट एंड लोन ऑब्टेनिंग कॉस्ट इज अलाउड इफ द प्रॉपर्टी इज नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल या फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में FHL लिख सकते हो या स्लैश करके FHA भी लिख सकते हो, FHL या FHA। अब आप बोलोगे सर ये FHA क्या होता है? फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन, फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग या फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन, बोथ आर सेम। FHL stands for furnished holiday letting, FHA stands for furnished holiday accommodation। तो अगर कोई भी लोन इन प्रॉपर्टीज की वजह से लिया, उस लोन पे आने वाले इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तमाम तरह की चीजें प्रॉपर्टी इनकम से माइनस हो सकती हैं। लेकिन अगर लोन आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वजह से लिया, उस लोन पे आने वाला कोई इंटरेस्ट या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये प्रॉपर्टी इनकम की कैलकुलेशन से माइनस नहीं हो सकती। लेकिन इस अमाउंट पे हमें एक रिलीफ टाइप चीज मिलेगी, और ये रिलीफ मिलेगा बेसिक रेट पे। बेसिक रेट बाय द वे कितना होता है, लिखो ये भी अपने लिए, यहाँ पे जो बेसिक रेट की बातें कर रहे हैं ये 20% पे रिलीफ मिलेगा हमें, क्योंकि टैक्स में तीन तरह के रेट्स होते हैं, बेसिक, हाई, एडिशनल। बेसिक कितना होता है?
20%। तो ये हमें जो मॉर्गेज इंटरेस्ट की अमाउंट है, इतनी अमाउंट पे हमें 20% का एक रिलीफ मिलेगा, और ये रिलीफ फिर हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी से माइनस किया जाए। ऑल्दो this amount is disallowed expense for the property income calculation purposes, but on this we shall be taking a relief from the income tax liability at basic rate। इस स्टेटमेंट का ताल्लुक हमारे अगले कुछ क्वेश्चन से आएगा। देखो, आपको ना टैक्स में रहते हुए एक चीज बड़े सुकून से, तहम्मुल से बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहे हैं, शायद फौरन से उसका जवाब ना मिल सके। आप, या मैं देना भी चाहूं तो मैं खुद को रोकूंगा आपको उस पॉइंट इन टाइम पे जवाब देने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट में आपकी हर चीज का जवाब मिलेगा, लेकिन अपने रेलिवेंट स्लाइड पे जाके विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल आपको एक सुकून से वहां पे जाके डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आपने कहीं भी परेशान नहीं होना। क्वेश्चन आए, रेस करो, अगर उसी वक्त का रेलिवेंट आंसर हुआ दूंगा, अगर कहीं पे रुकना हुआ, वेट करना हुआ, तो बोलूंगा यार वेट कर, जो थोड़ा आगे जाके ये डिस्कस हो जाए। यहां तक सही है भाई? जितनी भी हमने ये स्टोरी की है, तो भाईजान जरा करें अगला सवाल सॉल्व। 3:03:29 हो रहे हैं। बाय द वे, आज की क्लास भी बीइंग सेकंड क्लास, मैं अराउंड 4:30 पे ऑफ करूंगा। अगर आपको कोई लेने आता है तो प्लीज उनको जरा बता दीजिएगा, मैं क्लास 4:30 बजे तक ऑफ कर दूं। ये सवाल, मेरे पास टाइम हो रहा है 3:30, एक 10 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के लिए। जो भी चीज समझ में आता है, जो सया करना है, सफेद करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, वो आपने खुद करना है अभी। ऑल्दो ये आपका, भाईजान गौर से सुनिएगा, ये हमारे टेक्स्ट का पहला सवाल है। आज इस पहले सवाल के लिए आपने कोशिश करनी है। अगर इस पहले सवाल की कोशिश 50% तक सही होगी तो आपका इंशाल्लाह टेक्स्ट आगे सही चलता रहेगा। कोई भी टाइम पास नहीं करे बैठ के कि यार सर करवाएंगे, मैं कॉपी करूंगा। मैं इंडिविजुअली सबका आंसर चेक करूंगा जो आपने किया। अगर आपको लगता है कि यार ये पेज मेरा गंदा हो जाएगा, तो भाई साथ में कोई रफ पेज खोल लो, कहीं और वर्किंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ कर लो इस सवाल के लिए जल्दी से। 10 मिनट का टाइम है आपके पास। Online ones, you are also requested to attempt this question at your own first. I will start my discussion right after 10 minutes. ठीक है जी, जिनका हो चुका है जरा अपनी वैल्यूज तो बताएं, क्या वैल्यूज आ रही हैं आपकी? क्या वैल्यू आ रही है भाई? जल्दी से ऑनलाइन वालों बताना स्टार्ट करें जी। आंसर क्या आ रहा है भाई आप लोगों का? एक वैल्यू मेरे पास आ गई 7,700। व्हाट अबाउट अदर्स? किसी और का कोई आंसर प्लीज? 7,9, 8,075,9,825। और बोलो जल्दी से। 8,075। ओके। और बाकी किसी का कुछ आ रहा है? 8,2। ठीक है, हमारा आलम लिख लिया आपका भी। जी भाई, किसी का कोई आंसर रह तो नहीं गया? यही आ रहे हैं सबके तकरीबन। 8,075 मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है जी। 2 मिनट्स लेफ्ट, 2 मिनट का टाइम है अभी भी आपके पास।
कोई बात नहीं, फिस्कल ईयर में डेट जो आई उस दिन रिसीव हुआ, बस खत्म हो गई बात। वो अगर पार्ट है नहीं है तो वो तो हम एक्रूअल में सोचेंगे। जी भाई, हार मान ली सबने या अभी है कोई दम बाकी आप में सवाल सॉल्व करने का? कर लिया सबने? डिस्कस करें? चले 1 मिनट वैसे भी है टाइम। 8842 चले, नई वैल्यू आई है 8842। 8075 बचा, पहले से लिखी हुई है। तकरीबन सारी एक ही लाइन बनती है। 62 ठीक है जी। सेवन फोर सेवन फाइव। ऑल राइट, टाइम अप प्लीज। अब देखो, आपने जो भी किया ना, आप 2 मिनट के लिए यहाँ फोकस हो जाइएगा। मैं पहले पूरा डिस्कस कर लूंगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप इसको बाद में। आंसर ये है 8075। सही है। जिसका देखो, कोई बात नहीं, आपकी कोई माइनर मिस्टेक होगी, कितनी 10-11 ट्रांजेक्शन है ना, इसमें से अगर किसी की 4 भी गलत हो गई, 5 भी गलत हो गई, मसला नहीं है। अगर इन 10 में से 5 कम से कम सही है ना, तो आप होना सेफ साइड अभी भी हैं, राइट? जरा देखते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करवाना शुरू करता हूं। अब अगर किसी का, बातें नहीं प्लीज, अगर किसी की वैल्यू जो मैंने आंसर सही बताया उतनी आई भी है, लेकिन फिर भी उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे फोकस कर लें। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि खुशकिस्मती हमारे साथ होती है, हम अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर सही सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि अल्लाह सही कैसे हुआ ये। तो अगर आपका भी ऐसा कोई लक फैक्टर आपके साथ है, तो हम उसको सीखेंगे कि यहाँ पे यार हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी और एक्चुअल में क्या है। तो जरा यहाँ पे 5 मिनट के लिए फोकस्ड हो जाइएगा। भाईजान, इस सवाल की रिक्वायरमेंट में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी जो हर रिक्वायरमेंट में हम ढूंढा करेंगे। हमसे इस पूरे सवाल में सिर्फ अलाउेबल एक्सपेंसेस पूछ रहा है, प्रॉपर्टी इनकम नहीं पूछ रहा। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टी इनकम, 3 चीजों का एडलेस करके आता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक चीज के बारे में सवाल पूछा गया, अलाउेबल एक्सपेंसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये हाईलाइट करना, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नॉन रेजिडेंशियल से रिलेटेड। ये हाईलाइट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉन रेजिडेंशियल के बारे में अगर कोई मॉर्गेज इंटरेस्ट या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो ये दोनों अलाउड एक्सपेंस होंगे। ये आपने नहीं लिखा होगा, लिख लीजिएगा प्लीज। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई मॉर्गेज इंटरेस्ट या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगी, दोनों तरह के एक्सपेंसेस ये अलाउड एक्सपेंस। रेजिडेंशियल के लिए डिसअलाउड थे ना, नॉन रेजिडेंशियल के लिए अलाउड थे। अगली चीज, हमारी इस फिस्कल ईयर के लिए अलाउड। देखो, पहला सवाल है, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ट्यूटर स्टेप्स को भी फॉलो कर लो। हमारे फुट स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आगे किसी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे इंशाल्लाह। छोटी छोटी सी बातें होती है जो हमने माइंड में रखना होती है, हाईलाइट करना होती है, एनोटेट करना होती है और उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना होता है। अगर आपको बोला जाए कि भाई दुनिया एक एक घंटे में तबाह होने वाली है, आप कुछ ऐसा करो कि आप इसको बचा सको, तो आपने फौरन से बचाने के लिए भाग नहीं पड़ना, पहले प्लानिंग करनी। ऐसी धांसू प्लानिंग करो, ऐसी जबरदस्त प्लानिंग करो। सही है ना? देखो, ये फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है कि कोई बहुत बुरी सिचुएशन आपके साथ आने वाली है, आपने खुद को बचाना है। तो उसको बचाने के लिए जितना टाइम आप प्लानिंग पे दोगे, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितना तरीके से आपने सोचा होगा, आपका वो काम जल्दी से हो जाएगा, आप खुद को बचा लोगे। एग्जामिनर रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ो ना, तो एग्जामिनर ने ये लिखा होता है कि वहां पे कि जो भाई अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं,
उनके जो आंसर स्क्रिप्ट होते हैं ना, जो उनके आंसर्स होते हैं, ये बहुत शॉर्ट लिखे होते हैं। और हमारे ऐसे बच्चे क्या कोशिश कर रहे होते हैं, मैं भी, या अल्लाह मुझे लगता है मैं जो भी लिखूंगा गलत ही होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिख देता हूँ। हम ये सोचते हैं हमारा कोई थ्योरी का आंसर आ जाए, हम ऐसी लंबी उसमें लाने लिखते हैं। वेयरएज एग्जामिनर रिपोर्ट खुद ये बोलती है कि भाई जो बच्चा है ना, जो अच्छे मार्क्स में पास हुआ, पोजीशन होल्डर बच्चे, उनके आंसर बहुत शॉर्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान आउट किया होता है। यार पूछा क्या गया है, रिक्वायरमेंट समझी, पहली दफा समझी, दूसरी दफा पढ़ी, उस रिक्वायरमेंट को इतना अच्छे से जबरदस्त तरीके से समझा, उसको सिनेरियो से लिंक किया और उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट जवाब देके पूरे मार्क्स ले लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे फोकस होना। आपने दुनिया में जितने भी आज तक सवाल देखे होंगे, पहले सवाल होता है फिर रिक्वायरमेंट होती है ना। ऐसे ही है ना भाई, बुक किट जितने भी आज तक प्रीवियसली, पहले सवाल होता है, बाद में आपका पहले पूरा सिनेरियो, फिर क्वेश्चन आता है। हमारी उल्टी तरतीब है। अगले पेज पे जाओ, सवाल देखो जल्दी से, पेज पलटो, सवाल देखो। अगले पेज पे एक डब्बा बना हुआ है, बॉक्स, उसमें सवाल पहले है या रिक्वायरमेंट पहले? रिक्वायरमेंट पहले। ये वाला भी जो क्वेश्चन किया, इसमें भी पहले क्या थी? रिक्वायरमेंट। इससे अगला सवाल देखो नेक्स्ट पेज पे, वहां भी क्या है? ये डेलिबरेटली हमने रखी हुई रिक्वायरमेंट पहले। इसकी वजह ये कि आपकी डे वन से आदत बनाना कि जब भी हम सवाल करने जाएंगे तो हमने पहले सवाल नहीं पढ़ना, पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी। वरना हम क्या करते हैं, पूरा सवाल पढ़ के आते हैं, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा ये पूछा है, ये करना है, फिर दोबारा से सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल पढ़ के आ गया, प्लेन अंग्रेजी पढ़ ली, फिर रिक्वायरमेंट पे गए तो पता चला अच्छा ये करना है इसमें, फिर दोबारा से सवाल पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कि क्या करना है। तो भाई आप अपना टाइम दो दफा वेस्ट क्यों कर रहे हो? रीड रिक्वायरमेंट फर्स्ट, नहीं समझ में दूसरी दफा पढ़ो, नहीं समझ में तीसरी दफा पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में छोड़ के अगले सवाल की तरफ चले जाओ। क्योंकि अगर एक कोई चीज 3 दफा पढ़ने से क्लिक नहीं हो रही ना, तो उसको बाद में दिमाग लगाना, अगले सवाल पे चले जाओ। तो पहला तरीका क्या होगा, किसी भी सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इस रिक्वायरमेंट को दिमाग में रख के उससे रिलेटेड चीजें ढूंढेंगे पूरे सिनेरियो में, पूरे सवाल में। ये पैटर्न याद रहेगा। ये मैं वक्तन फवक्तन हर हफ्ते में एक दफा दोबारा से याद करवाया करूंगा कि क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में भी कैसा होना चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट बाद में सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर। तो हमने इस सवाल की जब रिक्वायरमेंट पढ़ी, 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमें अलाउेबल एक्सपेंसेस बताने, एक नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस फिस्कल ईयर के लिए, और ये फिस्कल ईयर किस दिन स्टार्ट होता है? आवाज नहीं आई, तमाम बच्चे भूल गए? से 5 अप्रैल 24 तक। इन डेट्स के लिए अलाउेबल एक्सपेंसेस बताना। यहाँ पे अलाउड होगा या नहीं, मैं इसको टिक या क्रॉस करूंगा, और अगर अलाउड होगा, डिसअलाउ है तो डैश मार्क करूंगा, अलाउड होगा तो उसकी अमाउंट लिखूंगा। पहले की बात करते हैं जी, बाउंड्री वॉल रिपेयर। ये मुझे एक बात समझ में आई, रिपेयर वाला जो भी खर्चा, मैंने साथ में आर मेंशन किया, आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू अलाउड तो होते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कभी भी अधूरी तस्वीर नहीं देखना, आधी तस्वीर, आधी पिक्चर से काम नहीं चलेगा, पिक्चर पूरी। कोई जज्बाती हो कि उसने सिर्फ इतना देखा होगा कि बाउंड्री वॉल रिपेयर, आगे पढ़े नहीं किस दिन इंकर हुआ, गलत कर दिया हुआ उसने। ये इंकर किस दिन हो रहा है? हमारा फिस्कल ईयर किस दिन स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल। आपने सिर्फ रेवेन्यू पढ़ के अलाउड नहीं कर देना, ये डेट भी पढ़नी है। 3 मार्च 23 कौन से फिस्कल ईयर की डेट हो गई? 22-23 की। तो 22-23 की अगर कोई एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है तो वो पिछले साल अलाउ हो चुका हो, उसको इस साल अलाउ करने की जरूरत, सबका सही था ये। तो हमने कहा ये डिसअलाउ हुआ बिकॉज डेट पिछले फिस्कल ईयर में, नेचर सेम है, नेचर की वजह से डिसअलाउड नहीं है, डेट की वजह से। तो 2-3 चीजें हम हर चीज में, हर ट्रांजैक्शन में देखते हुए चलेंगे। अगली ट्रांजैक्शन, पेंट जॉब, क्या ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? क्या घर में एक दफा पेंट करवाते तो ता क्यामत वो पेंट रहता है या हर साल करवाना पड़ता है? ये बार बार इंकर होने वाले एक्सपेंसेस को क्या नाम दिया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो टाइम टू टाइम इंकर हो रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल पेंट है। पेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, इस दिन करवाया मई 21, अप्रैल 23 से, सॉरी मई 21 में 23 को ये एक्सपेंस इंकर किया, 21 में 23 समवर्ड यहां पे आ रहा होगा, 6 अप्रैल 23 के बाद 21 में 23 आया होगा। रेवेन्यू भी है, फिस्कल ईयर में भी है, अलाउड हुआ, लेकिन अमाउंट कितनी अलाउड है? 500। ठीक है जी। रूफ रिपेयर, रिपेयर का वर्ड पढ़ के हमने रेवेन्यू तो मार्क किया। अगली चीज है डेट देखना, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर समवॉट यहां पे आया होगा, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर आया होगा।
तो हमने कहा दिस एक्सपेंस इनकर ड्यूरिंग फिस्कल ईयर एंड इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज अलाउड। अगली बात करते हैं, इंस्टॉलिंग सिक्योरिटी बार्स, क्या बोलूं इसको, ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? ये कैपेक्स है। कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यहां पे देखो, माना के ये ड्यूरिंग फिस्कल ईयर इंकर किया, माना के ये नवंबर में हो रहा है, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर है, लेकिन हम इसको डिसअलाउ करेंगे। यहां डिसअलाउ डेट की वजह से नहीं हो रहा, यहां पे डिसअलाउ नेचर की वजह से हो रहा है, कैपेक्स की वजह से हो रहा है। तो मैंने यहां पे डैश मार्क किया। रेनोवेशन ऑल्दो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन जहां पे रेनोवेशन होती है ना, तो वहां पे कुछ कैपेक्स भी हो रहा होता है, कुछ रेवेन्यू भी हो रहा होता है। तो रेनोवेशन में मिक्सचर ऑफ एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं। रेनोवेशन ऑफ किचन ऑन 25 नवंबर, 25 नवंबर 23 भी फिस्कल ईयर में ही है। ये डेट 25 नवंबर इनके दरमियान ही है, लेकिन इसमें से 2250 में से 30% इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। 30% इंप्रूवमेंट का मतलब 30% कैपेक्स है, और अगर 30% कैपेक्स है तो 70% कौन सा होगा? रेवेन्यू। तो हमने इसके बारे में लिखा पार्शियल अलाउड। पार्शियल अलाउड का मतलब जितना रेवेन्यू एक्सपेंस है वो अलाउड किया, पार्शियल डिसअलाउ किया। तो 2250 का 70% अमाउंट 15, तो मैंने पार्शियल अलाउड में 1575 अलाउड किया। अगला बोल रहा है, गौर करना बातों पे, मेजॉरिटी अवाम का ये गलत हुआ होगा। अगर किसी की कोई गलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलती यहां पे हुई होगी। हम प्रॉपर्टी इनकम में कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, सिर्फ इनफ्लोस के लिए या आउटफ्लोस के लिए भी, आउटफ्लोस के लिए भी, रेंट इनकम रिसीव करने के लिए भी और कोई एक्सपेंसेस पे करने के लिए, दोनों के लिए कैश बेसिस है। यहां पे आप बाय द वे, पहला पॉइंट, पहला सवाल, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड एक्सपेंस तो है, लेकिन ये अलाउड होना चाहिए किस बेसिस पे? अगर ये फिस्कल ईयर में पे हुआ होगा तो, और जिस फिस्कल ईयर में पे हुआ होगा उस साल में अलाउ किया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम एक थर्ड नंबर पे लिखा हुआ था, एक्सपेंसेस में कौन से नंबर पे लिखा हुआ था? ये थर्ड नंबर पे। ये एक अलाउड एक्सपेंस तो है, लेकिन शर्त ये है कि हम जिस साल के लिए कैलकुलेट करें, अगर ये अमाउंट उस साल में पे की गई होगी तो अलाउड होगी। अब यहां पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमें कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल एनुअली इन एडवांस, कि एक अमाउंट है हमेशा एडवांस में पे की जाती है। ये पे की गई 1 अक्टूबर 22 को। अगर ये एनुअली एडवांस में पे की गई तो ये 12 मंथ के लिए पे की गई, एनुअल का मतलब 12 मंथ्स। एक अमाउंट जो 1 अक्टूबर 22 को पे की गई, तो इसने अगले कितने 12 मंथ्स को कवर अप किया? 30 सितंबर 23 तक। फिर एक अमाउंट इससे अगले दिन पे की गई, 30 सितंबर 23 के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? 1 अक्टूबर। तो यही डे लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 अक्टूबर 23 को एक अमाउंट पे की गई, ये भी अगले 12 मंथ के लिए एनुअल एडवांस में पे की गई, तो ये कवर अप करेगा 30 सितंबर 24 तक को। हम प्रॉपर्टी इनकम में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को कैश बेसिस पे डील करते हुए एक पॉइंट लिखेंगे, बोलेंगे यार पेमेंट डेट कौन से साल में आ रही है, इसको चेक कर लो। बस हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना। 1 अक्टूबर 22 कौन से फिस्कल ईयर में आ रही है? 22-23 में। और 1 अक्टूबर 23 समवट यहां पे आ रही है, इस साल में आ रही है। तो जो डेट इस साल में आ रही है, इस साल में आने की वजह से जो कैश पे किया गया वो इस साल में अलाउड होगा 900। प्रीवियस ईयर का डिसअलाउ होगा, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये अमाउंट जिस दिन पे की गई वो डेट पिछले फिस्कल ईयर में थी, तो पिछले साल में माइनस हो चुका होगा, 23-24 में माइनस नहीं होगा। इस साल में 600 डिसअलाउ हो जाएगा, इस साल में वो अमाउंट माइनस की जाएगी, अलाउड होगी जो इस साल में पे की गई। आप ये भूल जाओगे कि कितने मंथ 23-24 में आ रहे हैं कितने नहीं, वो पेमेंट डेट देखोगे। इफ दिस पेमेंट डेट इज pertaining to the fiscal year 22-23, तो ये पूरा 600 पिछले साल में माइनस हो चुका होगा। And as a date 1 October 23 somewhat falling here in between the fiscal year, इस दिन ये 1 अक्टूबर 23 को आपने एक 900 की पेमेंट की होगी अगले 12 महीने के लिए, अगले 100 साल के लिए भी की हो। फिस्कल ईयर 23-24 में पेमेंट की तो इस साल में अलाउड एक्सपेंस हो गया, इररिस्पेक्टिव के अगले कितने मंथ्स के लिए।
तो इसके लिए हमने इसको अलाउड किया, 900 की अमाउंट पोस्ट की। सारे क्लियर है भाई यहाँ पे? फोर्थ लास्ट, काउंसिल टैक्स अलाउड करें या डिसअलाउड करें? अलाउड करें। 1200। अच्छा बाय द वे, ये सारे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा होगा तो अलाउड होंगे? एक और कॉन्सेप्ट भी तो होता है, ये प्रॉपर्टी इनकम किस बंदे के लिए कैलकुलेट हो रही है? टेनेंट के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए? लैंडलॉर्ड के लिए। प्रॉपर्टी इनकम किसकी निकल रही है? लैंडलॉर्ड की। प्रॉपर्टी इनकम लैंडलॉर्ड के लिए कैलकुलेट हो रही है, तो वो कौन से एक्सपेंसेस माइनस करेगा? जो किसी और ने पे किए होंगे या उसने पे किए होंगे? उसने खुद पे किए होंगे। अगर एक एक्सपेंस कोई टेनेंट पे कर रहा है, तो क्या वो लैंडलॉर्ड की इनकम से माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हम माइनस करवा रहे हैं, जिनको हम अलाउड कह रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस यकीनन किसकी पॉकेट से पे हो रहे हैं? लैंडलॉर्ड की अपनी पॉकेट से। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अरेंजमेंट के मुताबिक, फॉर एग्जांपल 10 एक्सपेंसेस हैं, मैं मालिक मकान हूं, उन 10 एक्सपेंसेस में 7 मैंने पे करने की जिम्मेदारी ले ली और 3 एक्सपेंसेस बोला टेनेंट तुम खुद पे कर देना। अब जब एक्सपेंसेस मेरी इनकम से माइनस होने की बारी आएगी, क्या मैं 10 के 10 एक्सपेंसेस माइनस करवाऊंगा? नो। मैं कितने एक्सपेंसेस माइनस करवाऊंगा? 7, जो मैंने खुद लैंडलॉर्ड ने पे किए, वो मेरी इनकम से माइनस होंगे। एनी एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड डायरेक्टली बाय द टेनेंट्स, those expenses have nothing to do with the property income of the landlord. तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमारी assumption ये रहेगी कि all these expenses are paid by landlord him or herself. यहां तक क्लियर है भाई सारे लोग? वाटर टैक्स अलाउड करें डिसअलाउ करें? अलाउ किया 600 की अमाउंट। स्टेट एजेंट फी, सर यहाँ पे मेंशन नहीं है। सर यहाँ पे स्टेट एजेंट का मेंशन नहीं है, लॉयर फीस का मेंशन नहीं है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का मेंशन नहीं है कि किस वजह से की गई, कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए की गई या टेनेंसी के लिए। पीछे हमने पढ़ा था ना, ये अलाउड होगी अगर टेनेंसी के लिए हो। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है, खामोश है, तो हम फिर क्या अज्यूम करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि दिस अमाउंट इज incurred फॉर टेनेंसी पर्पसेस, सो दैट इज अलाउड। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, किसी भी एक्सपेंस के बारे में अगर खुल के कुछ बयान ना किया हो, कुछ एक्सप्लेन ना किया हो, जैसे ये टेनेंसी के लिए की गई ये वाला एक्सपेंस या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए, तो हियर द जनरल assumption is कि such expenses are paid for tenancy purposes, and if these are paid for tenancy purposes, that's all allowed। और यहाँ पे 900 हमने अलाउ किया। 10, मॉर्गेज इंटरेस्ट अलाउड करें या डिसअलाउ? क्योंकि नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एनआरपी स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मॉर्गेज इंटरेस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलाउड होगी। व्हाटसोएवर इज द अमाउंट गिवन, दैट इज ऑल अलाउड। इन सबको वो करने के बाद वो कितना आ गया टोटल एक्सपेंस? 80। काउंसिल टैक्स यार, जो आपकी जो इलाके मोहल्ले की नहीं, वो जो जैसे कचरा उठाने की सर्विसेज आपको घर बैठे मिल रही होती हैं, आपको पानी आ रहा होता है, इस तरह की चीजें, वो काउंसिल चार्जेस होते हैं आपके, राइट? तो अगर इन सबको हम देख लें, 500, 1500, 1575, 900, 1200, 699, तो ये टोटल अलाउेबल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितने अमाउंट बन रहे? 8075। और मैं होपफुल हूं कि इस 10 में से मेजॉरिटी आवाम की 7 से 8 ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही होंगी। क्या मेरी असम्पशन सही है या गलत है? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप बच्चों की 10 में से 7 या 8 ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही होंगी। ऐसा है ना भाई सबके साथ? चले एक जोरदार क्लैपिंग अपनी जात के लिए करें कि हमने बहुत अच्छा काम किया। भाई ये हम खुद को मोटिवेट करते चलेंगे, अगर ये मोटिवेट नहीं करेंगे तो ये टैक्स जैसी बला से हम नहीं लड़ सकेंगे, राइट? हाँ, गाल पे स्टार भी लेके जाना। ओनली वन रॉन्ग, बहुत अच्छा, ठीक है जी, ऑल राइट। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास हेडिंग क्या है जरा देखें तमाम लोग? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। क्या ये नाम पहले कहीं आ चुका है? हाँ, हमें थोड़ी बहुत बात पता है। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ दो तरह की प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, एक अनफर्निश, दूसरा फर्निश। अनफर्निश से रिलेटेड रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलता, शायद मिल जाए अगर प्रॉपर्टी फर्निश प्रॉपर्टी हो। अब उसमें हम जरा मजीद कुछ बातें देखते हैं और इसके एक फिर हम इसका एक क्विक क्वेश्चन भी करेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टी इनकम में आरएफआर हमें क्या सिखाता है? आरएफआर कहते हैं कि भाई
फर्निश प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहला पॉइंट, फर्निश प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन इसके बाद एक एंड है, उसको सर्किल कर लो। टैक्सेशन में ना बहुत सारी जगहों पे एंड और इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। सिक्योरिटी बार एक कैपिटल एक्सपेंस है ना। अब हमें अक्सर चीजों में कहीं पे और नजर आएगा, ओ और कुछ जगह पे हमें एंड नजर आएगा। दोनों सेम ही बातें हैं और दोनों में फर्क है, अलग है ना। अगर दो बातों में और लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। अगर दोनों बातों में के दरमियान एंड लिखा हो मतलब दोनों मीट होना चाहिए। यहां पे एंड हमें शो कर रहा है कि आरएफआर में ये दोनों बातों का मीट होना जरूरी है। पहली बात, प्रॉपर्टी आपकी फर्निश प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्निश प्रॉपर्टी का मतलब कि बेसिक एसेट्स एंड इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने चाहिए प्रॉपर्टी में, एंड और आपने उसमें फर्नीचर को, उन एसेट्स को रिप्लेस भी किया हो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो आरएफआर मिलने के लिए दो शर्तें, प्रॉपर्टी फर्निश स्लाइडिंग होनी चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर एसेट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी फर्निश है, एसेट रिप्लेसमेंट नहीं है, तो क्या आरएफआर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने फर्निश प्रॉपर्टी के लिए मे बी आरएफआर लिखा था कि मे बी कब मिलेगा, जब तो ये दोनों बातें मीट होंगी। सेकंड पॉइंट, रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं भाईजान? रिप्लेसमेंट कहा जाता है कि ओल्ड फर्नीचर का बेचना और नए फर्नीचर का खरीदना। रिप्लेसमेंट कहा जाता है कि ओल्ड एसिड बेच दिया और उसके बाद कोई नया खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। एक चीज जो आपके पास नहीं है उसको खरीदोगे, उसको रिप्लेसमेंट बोलोगे या फर्स्ट टाइम एक्विजिशन बोलोगे? फर्स्ट टाइम एक्विजिशन। तो फर्स्ट टाइम एक्विजिशन पे प्रॉपर्टी में रखने के लिए पहली दफा एसेट्स खरीदे, तो पहली दफा एसेट खरीदने पे आरएफआर नहीं मिलेगा। हाँ, पहली दफा खरीद लिए, बाद में इनको बेच के कभी दोबारा नए लोगे तब आपको आरएफआर मिलेगा। आरएफआर इज नॉट अवेलेबल, ये कहीं पॉइंट लिखा भी है, आरएफआर इज नॉट अवेलेबल ऑन द फर्स्ट टाइम एक्विजिशन ऑफ फर्नीचर। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, आरएफआर इज नॉट अवेलेबल ऑन द फर्स्ट टाइम एक्विजिशन ऑफ फर्नीचर। प्लस आरएफआर इज आल्सो नॉट अवेलेबल ऑन एनी इंप्रूवमेंट्स इन प्रॉपर्टी। अब बोलो मैंने एक नया कमरा कंस्ट्रक्ट करवा दिया तो उस पर आरएफआर नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंकर किया, कोई इन्वेस्टमेंट करवा दी, कोई एक्सटेंशन करवा दी, कोई कंस्ट्रक्शन करवा दी, तो इन चीजों पे भी आरएफआर नहीं मिलेगा। आरएफआर किस पे मिलेगा? फर्निश प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ड्यूरिंग ईयर उसका एसिड रिप्लेस होना चाहिए, फर्नीचर रिप्लेस होना चाहिए। दोनों पॉइंट मीट होंगे तो आरएफआर मिलेगा। अब यहां पे एक आखिरी पॉइंट हमारा रह गया, प्रॉपर्टी फर्निश मैंने इस साल कर दी फर्स्ट टाइम। एक बच्चे ने सवाल बड़ा रेलिवेंट पूछा, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम जरा गौर से सुनेंगे। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर प्रॉपर्टी का फर्निश और उसका रिप्लेसमेंट शुड बी इन द सेम फिस्कल ईयर। आप लोग डिसाइड करो कि प्रॉपर्टी में आज फर्स्ट टाइम एसेट रख दिए, इनको क्या इसी साल रिप्लेस करना जरूरी है? नहीं भाई, कोई जरूरत थोड़ी है। अगर आज फर्नीचर डाला है तो आज इसी साल में इसको क्या हो जाएगा, एक साल 2 साल चलेगा। जिस साल में फर्स्ट टाइम खरीदा था उस साल में आरएफआर नहीं मिलेगा। लेट से अगले साल या 2 साल के बाद जब पुराना फर्नीचर बेच के नया खरीदोगे तो फिर आपको उस साल में आरएफआर मिलेगा। तो दोनों का सेम फिस्कल ईयर में इंकर होना जरूरी नहीं है। अब एक पॉइंट यहां पे रह गया था हमारा, हमने प्लीज नोट वाली बात भी कर ली कि किन किन पे आरएफआर नहीं मिलता, बस एक ये पॉइंट रह गया था कि फर्नीचर वर्ड में सिर्फ फर्नीचर शामिल नहीं है। जो हम बात करें ना रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, तो इस फर्नीचर वर्ड में सिर्फ फर्नीचर नहीं है, एक ब्रॉड कैटेगरी है फर्नीचर। एचएमआरसी ने बोला कि इस फर्नीचर में आपका फर्नीचर भी शामिल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो वो भी फर्नीचर बोला जाएगा उनको, या इसके अलावा कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स हो उनको भी फर्नीचर बोला जाएगा। कोई मशीनरी हो, कोई इक्विपमेंट हो, तो ये तमाम चीजें फर्नीचर की डेफिनेशन में शामिल है। आप याद रखना कि फर्नीचर में सिर्फ बेड सोफाज नहीं आएंगे, कबर्ड्स नहीं आएंगी, इसमें आपके दूसरे एसेट्स और इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगे। ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस वर्ड फर्नीचर। हमने सारी स्टोरी सुन ली, हमने सारी स्टोरी जान ली कि आरएफआर कब मिलता है, क्या कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस का मीट होना जरूरी है, किन किन पे नहीं मिलता, वो बातें भी हमने जान ली। अब आखिरी चीज सीखते हैं, इसका कैलकुलेशन स्टेप, कि आरएफआर को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं।
इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दो में से कोई एक चीज आएगी। ये दो चीजें क्या, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आरएफआर कैलकुलेट करने के लिए ये जो अमाउंट है, ये दो में से कोई एक चीज आएगी। पहली अमाउंट की बात कर रहा हूं, इसमें से माइनस करवाओगे आप स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कि पुराना एसिड कितने का बेचा, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आरएफआर, ये अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पे माइनस करोगे। अब अगली बात सुनो, मैं पहली स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं ताकि आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सको। पहली एग्जाम्पल लड़कों से रिलेटेड, दूसरी एग्जाम्पल लड़कियों से रिलेटेड। आप लोगों के पास 70 बाइक है, लेट्स से हम लोगों के पास क्या है, 70 बाइक। अगर आप इस 70 सीसी बाइक को, हुंडा 70 को बेच के, या कोई भी 70 बाइक को बेच के 70 बाइक ही खरीदते हो, नहीं दूसरी जो खरीदी उसकी भी स्पीड कैपेसिटी लिमिट कितनी है, 70 सीसी है वो, तो आपने यहाँ पे सेम नेचर एसिड खरीदा या एडवांस टेक्नोलॉजिकल एसिड खरीदा, सेम नेचर एसिड खरीदा। पहले वाली जो बाइक थी उसकी भी स्पीड 70 थी, इसकी भी स्पीड 70 होगी। ऐसी सिचुएशन में आप यहां पे यूज करोगे कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज्ड एसिड। कब, जब जो एसिड बेचा और जो एसिड खरीदा, अगर इन दोनों की नेचर सेम है, इन दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, तो आप ऐसी सिचुएशन में यूज करोगे कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज्ड एसिड। 70 बेच के 70 खरीदी थी, जो 70 खरीदी कितने की मिली उसकी वैल्यू ले लो, यहां पे लिख दो, एज अमाउंट यहां पे पोस्ट कर दो। इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करता हूं। हम ने एक 70 बाइक बेची और बेचे एक 125 खरीद ली। अब क्या सेम नेचर एसिड खरीदा या एडवांस नेचर एसिड खरीदा, एडवांस नेचर एसिड। वैसे लड़कियां भी पार्टिसिपेट करिए, लगता है बाइक की शौकीन ये भी है, ऐसा ही है, नहीं है? डिफरेंस तो पता है ना दोनों में क्या होता है, समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कभी 125 की आवाज आती है तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। अच्छा जी, अगर एक 70 बाइक बेच के हम 125 खरीदेंगे, तो हमने क्या सेम नेचर एसिड खरीदा या एडवांस नेचर? तो आपने बोला भाई एडवांस फंक्शनैलिटी स्पीड ज्यादा होती है, सेम नहीं है, डिफरेंस है एसिड। तो अब एचएमआरसी बोलेगी अब आप कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज एसिड नहीं लोगे, अब आपने 125 जितने की खरीदी वो आप नहीं लोगे यहाँ पे, तो क्या लेंगे भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड। कि अगर 70 बेच के 125 के बजाय 70 ही खरीदी होती, ऑल तो खरीदी नहीं है, अगर खरीदते तो कितने की मिलती वो यहां पे लिखोगे। आई रिपीट, 70 बेच के 125 खरीदी, एडवांस नेचर एसिड खरीदा, तो 125 जितने की खरीदी है उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो। अगर ये 70 बेच के इसी तरह की 70 खरीदी होती सेम रेंज में, सेम स्पीड लिमिट में, तो वो कितने की खरीदते, ऑल तो खरीदी नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाओ कि मार्केट में कितने की मिल रही है, अब उसकी वैल्यू को यहां पे लिखोगे। तो इसको हमने क्या लिखा, मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड विल बी यूज्ड व्हेन द न्यूली परचेज्ड एसिड इज ऑफ एडवांस नेचर एसिड। अब आओ दूसरी एग्जांपल, सारे गौर से सुनते हैं। अनदर एग्जांपल, अब लड़कियों के हिसाब से एग्जांपल, आपने एक वॉशिंग मशीन डिस्पोज की, सिंपल वॉशिंग मशीन, आपने एक वॉशिंग मशीन डिस्पोज की और वॉशिंग मशीन बेच के दूसरी भी वॉशिंग मशीन खरीदी, वैसी मतलब सिंपल वॉशिंग मशीन। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू आप लोगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज एसिड या मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड? कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज एसिड, क्योंकि वॉशिंग मशीन बेच के वॉशिंग मशीन का खरीदना कोई एडवांस नेचर नहीं हो गई, नेचर सेम रही, तो आप नई मशीन कितने की नहीं वो ले लो। इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करता हूं, आपने सिंपल वॉशिंग मशीन बेची और जो खरीदी वो ड्रायर मशीन, जो खरीदी वो कौन सी, वो कपड़े धोती भी और सुखाती भी है, तो आप ड्रायर मशीन खरीद ली। अब बताओ कि आपने सेम नेचर एसिड खरीदा या एडवांस टेक्नोलॉजिकल एसिड खरीदा, एडवांस टेक्नोलॉजिकल एसिड। तो अब आपने जितने की ड्रायर मशीन ली, आप उसकी वैल्यू को लोगे या उसको इग्नोर करके चेक करोगे कि अगर इस ड्रायर की बजाय नॉर्मल मशीन ही खरीदी होती वो कितने की आती। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पे, मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड, कि अगर ड्रायर की बजाय नॉर्मल मशीन ही खरीदते तो वो कितने की आती। जी देखो दोनों, एक ये मोबाइल है एक ये मोबाइल है, दोनों की मार्केट वैल्यू होगी,
लेकिन हम कंपेयर किससे करेंगे कि हमने जो पुराने वाला बेचा वो इससे मिलता है या इससे मिलता है, उसके मुताबिक लेंगे ना वैल्यू। कि अगर आपने एक वॉशिंग मशीन डिस्पोज की है, दूसरी सिंपल उसी तरह की मशीन खरीदते हो, कॉस्ट ऑफ न्यू ऐसे डायरेक्टली ले लोगे कि नई मशीन कितने की आपने खरीदी। लेकिन अगर यही ड्रायर मशीन खरीद लेते हो, ऑल्दो वहां भी आपने खर्चा किया, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आंसर इज नो। यू विल एज्यूम दैट कि अगर ड्रायर की बजाय नॉर्मल ही खरीदते, ऑल्दो खरीदी नहीं है, जस्ट चेक करे खरीदते तो वो कितने की पड़ती, उसको यहाँ पे प्लेस करो। बोलो बोलो बोलो, अभी भी अनक्लैरिटी है कुछ? देखो वो आज अपने यूज कर ली ना, वो यूज करके उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट भी तो हो गई ना, मॉडल भी चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी प्राइसेस में। अब आ जाए जरा इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एज आई गाइडेड यू के भाई हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जरा एक आसान सा सवाल है ये, बाय द वे 4:10 हो रहे हैं, एक 6 to 8 मिनट्स का टाइम आपके पास है। चलें 10 मिनट ले लेते हैं। ये 10 मिनट में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम डिस्कस करके हम वाइंड अप करेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, राइट? ये सवाल आप तमाम बच्चे सॉल्व करें, कोई टाइम पास नहीं करेगा। अगर आप टाइम को पास करेंगे तो फिर आप फ्यूचर में आप भी पास होते रहेंगे। सॉरी, रिक्वायरमेंट पहले है, कैलकुलेट क्या करना है, किस टाइम के लिए करना है, जिस टाइम के लिए करना है उसकी डेट्स वगैरह, ये तमाम काम करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस सवाल में सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है या अलाउेबल एक्सपेंसेस? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे एक्सपेंसेस से आगे बढ़ के हमें प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है और इस फिस्कल ईयर के लिए करनी है। प्रॉपर्टी इनकम फॉर दिस फिस्कल ईयर 23-24 एंड दिस फिस्कल ईयर स्टार्ट्स ऑन 6 अप्रैल 23 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 24। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और मेजॉरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह आंसर सही है। बहुत सारे बच्चों ने जो मेजॉरिटी जवाब बताया वो 7-5-8-0 और यही करेक्ट आंसर है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग कोई मसला है तो हम उसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ आपने सही किया चले आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, हर एक चीज को हम लेकर चलेंगे। कह रहे कि फैंग परचेज्ड अ हाउस। यकीनन अब भी कुछ चीजें आपने सही नहीं की होंगी, इवन दो योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर अगर 7-5-8-0 है ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन अभी भी आपने कुछ वर्किंग जो सोचने की थी वो नहीं सोची होगी, जो अगले क्वेश्चंस में रेलिवेंट होगी। यहाँ पे पहला वर्ड रीडिंग करते हुए हाउस आया, तो मेरे लिए हाउस का वर्ड इंपॉर्टेंट है। सोचना क्यों? सोचो सोचो क्यों? हाउस एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये सोचना क्यों जरूरी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मॉर्गेज इंटरेस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो वो अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा।
इस वजह से ये जरूरी है। किसने सोचा था? ईमानदारी से किसी ने नहीं सोचा था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोजे में झूठ नहीं बोलना, हाँ? तो भाई ये सोचना जरूरी है दोस्तों। टेक्स्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। वो बातें अगर हमने माइंड में रख ली तो हम इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं, राइट? तो ये आप अपने पास हाईलाइट करो, लिखो। हाउस एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड कोई एम आई प्लस टी सी ये डिसअलाउड हो जाएगा। एम आई स्टैंड्स फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आर डिसअलाउड, क्रॉस लगा दिया। एनीवेज, बैंक परचेज्ड अ प्रॉपर्टी ऑन दिस डेट 6 अप्रैल 23। क्या ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि यही तो हमारी फिस्कल ईयर की स्टार्ट डेट है। The property was then let throughout का वर्ड पूरे टेक्स्ट में जहां भी मिले उसका वहां का मतलब होता है 12 महीने। हमारे टेक्स्ट में किसी भी टॉपिक में, बहुत सारे टॉपिक्स में हमें ये वर्ड नजर आएगा थ्रू आउट का। तो जहां भी थ्रू आउट टैक्स ईयर लिखा हो वहां पे मतलब पूरे कंप्लीट 12 मंथ्स ऑफ टैक्स ईयर। थ्रू आउट द टैक्स ईयर एट अ मंथली रेंट ऑफ 800। अगर 800 पूरे मंथ का रेंट है तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया? 800 इंटू 12, 9600। एक्सक्यूज मी प्लीज। देयर आफ्टर भाईजान 6 अप्रैल 23 को घर खरीदा, फिर अप्रैल 23 में उसी महीने में ये कुछ काम किए। मैं इस सब को ना कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइट करता हूं क्योंकि ये सारा काम किस लिए कर रहे हो, वर्ड पे गौर करना। ड्यूरिंग दिस मंथ बैंक फर्निश द प्रॉपर्टी। क्या वर्ड लिखा हुआ है? फर्निश्ड से हमें याद आता है अगर प्रॉपर्टी फर्निश होगी और एसिड रिप्लेस हुए होंगे तो आरएफआर मिलेगा। लेकिन क्या यहां पे मिलेगा इस पूरे डब्बे में? इस पूरे डब्बे को मैं इस क्या लिखता हूं? मैं इसको लिखता हूं फर्स्ट टाइम एक्विजिशन। फर्स्ट टाइम एक्विजिशन क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक पॉइंट था, आरएफआर इज नॉट अवेलेबल ऑन द फर्स्ट टाइम एक्विजिशन ऑफ फर्नीचर। यहां पे एक पॉइंट था, आरएफआर नहीं मिलेगा किसी भी प्रॉपर्टी को फर्स्ट टाइम फर्निश करने पे। तो इस पूरे बॉक्स में यही तो बातें की हैं कि प्रॉपर्टी अप्रैल में खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम एक्विजिशन की, कुछ फर्नीचर डाला। ड्यूरिंग अप्रैल 23 बैंक furnished the property with a cooker costing 440, a washing machine costing 330 and a floor coverings of 2200। ये फर्स्ट टाइम एक्विजिशन है इसलिए डिसअलाउ हुआ, कोई आरएफआर नहीं मिला। प्लस दूसरी बात सोचो, ये एसेट्स का खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या कैपिटल एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए हम ना तो इस पे आरएफआर ले रहे हैं और ना ही इन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं। दोनों एस्पेक्ट क्लियर है भाई सबको? आगे बोल रहा है, The cooker was sold in December 23। December 23 is in fiscal year 23-24। नहीं लिखा होगा आपने, लिख लें भाई, ये डेट हमारे फिस्कल ईयर में है। ये मुझे पता है हमें कहां कहां पे बेस बनानी है, हमें किस तरीके से टेक्स्ट को लेकर चलना है। एक छोटी छोटी डेट की वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिसंबर 23 फिस्कल ईयर 23-24 में है। आपने इस दिन एक कुकर को बेचा और रिप्लेस किया। फर्निश प्रॉपर्टी है, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर एसिड रिप्लेस हो रहे हैं और एक सिमिलर मॉडल से रिप्लेस किया। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। कुकर बेच के कुछ वैसे ही कुकर खरीदा होगा। तो अब बताओ, यहां पे जब हम बाय द वे रेंटल इनकम के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या चीज ऐड करवा रहे होते हैं? याद है फॉर्मेट ढूंढो ढूंढो क्या था, जिसको क्या नाम दिया था? टैक्सेबल लीज प्रीमियम। अगर होता तो यहाँ पे ऐड होता, लेकिन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो सवाल में होगा भी नहीं। फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की लिस्ट में जो फर्स्ट टाइम इंकर होने वाले एक्सपेंसेस थे वो हमने डब्बा बना के इग्नोर किए, लिखा पॉइंटर। फिर उसके बाद हमने कहा इन एक्सपेंसेस में अब हमारे पास एक एक्सपेंस है कुकर। इस कुकर से रिलेटेड हम क्या माइनस करने जा रहे हैं? आरएफआर। अब सुनना, जो बेचा वो सेल किया 110 का और नया वाला सिमिलर एसिड कितने का खरीदा? 460 का। मैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड लूं या मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड? यहां पे जो 460 है वो क्या चीज दी हुई है?
कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज्ड एसेट, सिमिलर मॉडल खरीदा ना तो हम डायरेक्टली वैल्यू लेंगे। हमने 360 यहां रखा, उसमें से 110 माइनस किया तो 460 में से 110 माइनस किया, डिफरेंस कितना आया 350। तो हमने कहा ये कुकर से रिलेटेड RFR इस तरीके से कैलकुलेट होगा, और कुकर के लिए मैंने ये वैल्यू यूज की क्योंकि सिमिलर नेचर एसिड था। मैं यहां भी वर्किंग कर देता हूं, 460 minus 110, you will say that 350 is RFR pertaining to cooker। अब आगे जरा बात गौर से सुनिएगा, हमें बोल रहा है कि इन Jan 24 is this date important for us? Yes, why? Because this date is also falling in fiscal year 23-24, and for the same fiscal year we are calculating the property income। इसी fiscal year में washing machine was also scrapped with nil proceed। वॉशिंग मशीन बेची, लेकिन बेच के कितना पैसा मिला 0, नील प्रोसीड्स। इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ वॉशर ड्रायर, बेची थी वॉशिंग मशीन, खरीदा है वॉशर ड्रायर। तो सेम एसिड खरीदा या एडवांस नेचर एसिड खरीदा? एडवांस नेचर एसिड में हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड लेंगे या मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड? तो ये जो 670 का ड्रायर उठा के खरीद दिया ना, ये 670 हमारे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि मशीन और ड्रायर दोनों में फर्क है। ड्रायर महंगा आइटम है, तो जो आपने महंगा आइटम खरीद दिया उसकी कॉस्ट को इग्नोर करो और चेक करो कि अगर मशीन बेच के इसी तरह की सिमिलर मशीन ही खरीदते वो कितने की पड़ती आप। तो अगर ये मशीन बेच के मशीन खरीदते तो वो मशीन पड़ती 360 की, ड्रायर खरीदते तो वो आपको पड़ा 670 का। तो इसको छोड़ दो। इस कैलकुलेशन में अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन के लिए मैं मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड लूंगा। कितनी वैल्यू लूंगा यहाँ पे 360, यहाँ पे क्या माइनस करूंगा 0, और ये आ गया मेरे पास 360। कुकर के लिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली, कुकर के लिए वैल्यू मैंने यहाँ पे ली थी, जो मैंने ब्लैक कलर से काम किया वो कुकर के लिए है, और जो मैंने ब्लू कलर से काम किया वो वॉशिंग मशीन के। कुकर के लिए हमने कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड लिया, वॉशिंग मशीन के लिए हमने मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसिड लिया। यहां भी काम करते हैं, हमने अपने पास हेडिंग दी, सेकंड हमें RFR चाहिए मशीन के लिए, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। यू परचेज दिस मशीन फॉर 3, अगर इसी तरह की मशीन खरीदते 360 की पड़ती। अब गौर करें 670 इस क्वेश्चन में थ्रू आउट इग्नोर हो गया, इसमें से 0 प्रोसीड्स का ओल्ड एसिड बेचा था, 360 इज योर रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। एनीवेज इन सब को एडलेस करने के बाद बहरहाल इसके अलावा एक और भी एक्सपेंस दिया हुआ है आपको। वो दूसरा एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ है? अदर अलाउएबल एक्सपेंडिचर फॉर दिस टैक्स ईयर इज 1310। बहुत सारी जगह पे ना एग्जाम में बहुत आसान चीज भी आई होती है, वो आसान चीज भी हमें बॉदर करती है कि इतना आसान कैसे आ सकता है। अब आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं सोचना, डेढ़ होशियारी नहीं दिखानी कि अदर अलाउएबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से होंगे, लाओ भी इसकी लिस्ट हमारे सामने लाओ। आपको बोल दिया अदर अलाउएबल है, सो डोंट बी डेढ़ होशियार, जितना बोला गया उतना काम कर लो। अदर अलाउएबल एक्सपेंस है, चुपचाप माइनस कर लो, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप यहाँ पे बोलोगे अदर अलाउएबल एक्सपेंसेस, अगर यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया होता तो आप अपनी स्टोरी लेके बैठते कि रेवेन्यू है, कैपिटल है, विद इन दिस ईयर है, आफ्टर दिस ईयर है, बिफोर दिस ईयर है, अलाउड है, डिसअलाउड है, वो आप बाद में बातें सोचते अगर आपसे बोली गई हो तो। 1310 अदर एक्सपेंसेस है, अलाउड है। इन सब को एडलेस करने के बाद फाइनली वी आर गेटिंग द प्रॉपर्टी इनकम फॉर दिस फिस्कल ईयर 23-24, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 7580। और मेजॉरिटी बच्चे ये जवाब बिल्कुल सही कैलकुलेट कर चुके थे। 7580 is the property income for the fiscal year 23-24। ज्यादा क्लियर है मैं सारे लोग? अपने नोट जरा 2 मिनट के लिए बंद कर दो, अपने नोट सिर्फ बंद करना, बैग पैक नहीं कर लेना, बच्चों की तरह फोल्डर पे डाल के नहीं बैठ जाना। एक क्विक रिकैप लेते हैं, आज के दिन में हमने सीखा क्या, क्विक डिस्कशन। हमने बात की प्रॉपर्टी इनकम की, सोर्सेज ऑफ इनकम में से 6 सोर्सेज में से हमने पहला स्टार्ट किया प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम रेंटल इनकम को कहा जाता है, जो किसी भी लैंड या बिल्डिंग को रेंट पे देके कमाई जाती है। टैक्सेशन पर्पसेस के लिए कैश बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम आती है, यानी कि एक फिस्कल ईयर में जितना कैश मिला वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम होगी। प्रॉपर्टीज किस किस तरह की रेंट पे दी जा सकती है? तो भाई हमने कहा वो कमर्शियल भी हो सकती हैं, रेजिडेंशियल भी हो सकती हैं, फर्निश्ड भी हो सकती हैं, अनफर्निश्ड भी हो सकती हैं।
रेंटल वैल्यू को चार टर्म्स में से डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, रेंटल वैल्यू, एनुअल मार्केट वैल्यू या रेटेबल वैल्यू। फिर हमने कहा कि इसकी कैलकुलेशन में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है कि पूरे साल में रेंट कितना रिसीव हुआ, पूरे साल मतलब पूरे फिस्कल ईयर में रेंट कितना रिसीव हुआ। नंबर टू, आपको टैक्सेबल लीज प्रीमियम इस फिस्कल ईयर में कितना रिसीव हुआ। तीसरा, आपने इस फिस्कल ईयर में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंकर किए, पे किए और वो कौन से अलाउड थे। इन तीन को एडलेस करने के बाद प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट होती है और ये अमाउंट उठ के आपके पास सोर्सेस ऑफ इनकम में चला जाता है टोटल का पार्ट बनने के लिए। फिर हमने बात की कि अलाउेबल एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कुछ डिसअलाउड है। डिसअलाउड होने वाले में मेजरली कैपिटल एक्सपेंसेस हैं और अलाउ होने वाले में रेवेन्यू है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, बॉर्डर चार्जेस है, काउंसिल टैक्स है। जो भी अमाउंट्स आपने फिस्कल ईयर 23-24 में पे की होंगी, जो भी अमाउंट्स आपने मतलब किसने पे की गई होंगी, लैंडलॉर्ड ने फिस्कल ईयर 23-24 में पे की हूं, और वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो, रेवेन्यू एक्सपेंस हो, काउंसिल वाटर चार्जेस हो, या इसके अलावा एक्चुअल बैड डेट्स हो, कोई भी टेनेंसी के लिए आपने दूसरा खर्चा करवाया, रिपेयर, मेंटेनेंस, लॉयर फी, एडवर्टाइजमेंट, ओएलएक्स एडवर्टाइजमेंट, अखबार की एडवर्टाइजमेंट, तो ये तमाम काम अगर आपने टेनेंसी के लिए किए हो तो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सपेंसेस, जिनको हम अपनी कैलकुलेशन में रेंटल इनकम से माइनस करते हैं। याद तक सही है। फिर हमने आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ा, दो बातें पढ़ी। एक बात तो आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल से रिलेटेड थी कि एनी एक्सपेंसेस में मॉर्गेज इंटरेस्ट अलाउड होना या डिसअलाउ होना इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज अलाउड एक्सपेंस, whereas मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैंने रिवर्स बोला, किसी ने नहीं मना किया, मैंने पहले गलत बोला था, किसी ने नहीं बोला। अब सही बात स्टेटमेंट सुनो, मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अलाउड, मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज डिसअलाउड या नॉट अलाउड। बट इस पे हमें एक बेसिक टैक्स पे रिलीफ मिलता है, बेसिक रेट ऑफ 20% पे रिलीफ मिलता है, एंड दिस रिलीफ इज देन डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स लायबिलिटी। इस स्टेटमेंट का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आएगा अगली क्लास में। फिर हमने आखिरी बात की आरएफआर की, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ की। आरएफआर आपका डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी अगर अनफर्निश्ड है तो कोई आरएफआर नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉपर्टी फर्निश्ड है तो उस पर शायद आरएफआर मिले। दो कंडीशन मीट होनी चाहिए आरएफआर लेने के लिए, प्रॉपर्टी का फर्निश होना और ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एसेट्स का रिप्लेस होना। और इससे रिलेटेड हमने एक बात भी की, और इसी डिस्कशन में एक और कॉन्सेप्ट आया था कि अगर सेम नेचर एसेट खरीदोगे तो नए खरीदने वाले एसेट की वैल्यू ले लो, और अगर एडवांस नेचर एसेट खरीदोगे तो उसकी वैल्यू को इग्नोर करते हुए आप चेक करोगे कि अगर उसी जो जिस तरह का एसेट बेच रहे हो उसी तरह का दूसरा खरीदा होता तो हमें कितने का मिलता, वो अमाउंट वहां पे अपने फॉर्मूला में यूज करोगे। यही तक हमने अपनी डिस्कशन रखी, मैं यहीं तक इसको कंक्लूड कर रहा हूं। बस जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये आपका HW है, मालूम है ना HW क्या होता है, होमवर्क है, और अगली क्लास में हम सब इसकी डिस्कशन, आप लोग यकीनन ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। इसी की डिस्कशन से हम अपनी नेक्स्ट क्लास का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, कॉपियर से नोट्स ले लें ताकि क्लास में बैठ के आप हमारे साथ ही काम कर रहे हो, सबके साथ चल रहे हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Online ones, if you have any question, query, unclarity, you may please ask. And if you guys are okay, we can conclude today's session. Council charges are allowed expenses. Next class on Thursday, same time. Next class आपकी same time Thursday को है 2 से 5 बजे. Any other questions, please? All right. Take care, guys. Thanks for your time. Thanks for joining this session. Allah Hafiz. Notes follow कर लें काफी है भाई. Religiously notes को follow करें, more than enough है. All right. Allah Hafiz.